जय हिंद साथियों, आज के इस खास एपिसोड में आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होने जा रही है जिन्होंने भारतीय सेना के अंदर वो ड्यूटी की है जिसे पार किए बगैर मिलिट्री एस्पिरेंट्स भारतीय सेना के अंदर अफसर नहीं बन सकते। आज सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के मंच पर हम स्वागत करने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल कुमार चंद्रकला जी का। थैंक यू सो मच सर, मेरे 16 लाख व्यूवर्स तथा मेरी सैनिक वेलफेयर न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। बहुत 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 शुक्रिया, मेरे को ये अवसर प्रदान किया आपने, यहाँ पे बुलाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू सर, आप यहाँ आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने बहुमूल्य समय दिया है और आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है सर, क्योंकि आप एक ऐसी ड्यूटी करके आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जेसीओ जवान और सिविलियन दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जो ये सपना देख रहे हैं कि उनके बच्चे सेना के अंदर अफसर बने, तो वहाँ पर किस तरीके से आज जो आप बताएंगे उनकी मदद होगी, इसलिए स्पेशल थैंक्स सर आपके लिए। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आप ट्राई सर्विसेज के यंगेस्ट जीटीओ रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। आप जब सिलेक्शन होता है, करते हैं, बच्चे आपके पास आते हैं, क्या देखते हैं, कैसे आप असिस्ट करते हैं कि ये बच्चा अफसर बनने लायक है? देखो, फौज का काम क्या है? फौज का काम है लड़ाई लड़ना जी, राइट। नेवी ऑर्डर्स, आर्मी ऑर्डर्स, एयरफोर्स ऑर्डर्स के हिसाब से हमने क्या बोला है कि इन ऑपरेशंस एंड इन वॉर जी, हमें लड़ना है। ठीक है, इसका मतलब है कि सामने से गोली चलेगी तो मेरे को हथियार उठा के रिटर्न जवाब देना है। जी, राइट। पर ये सारी चीज़ें कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में मैं ऐसे लिख के नहीं दे सकता ना कि 12,000 फीट पे ऐसा होगा, 40 लोग आएंगे तो यहाँ से 100 लोग ऐसे जाएंगे। ऐसे मैं इनफाइनाइट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस बना के लिख के नहीं दे सकता सर। मतलब ये हुआ कि जो बंदा वहाँ पे खड़ा होगा और अपने मैन एंड मटेरियल, अपने आदमी और अपना हथियार, इसको लेके लीड करेगा, उसको अपना खुद का दिमाग लगाना है वहाँ पे जी, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स के दायरे में रहकर ताकि रूल न टूटे, ऑर्डर के खिलाफ न जाए, प्लस अपना खुद का दिमाग लगा के उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके अपने बंदों को और अपने आप को जिंदा वापस भी लेके आना है। राइट जी। इन शॉर्ट, इन नटशेल, अगर मेरे को सिंपल भाषा में समझाना है तो ये काम है हमारा, इसी के लिए हमारी ट्रेनिंग है। राइट, यही हमारा काम है, बेसिक। एट द एंड ऑफ द डे यही करना है। तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड क्या करता है? सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कुछ ऐसे ही सिचुएशंस को क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिग्यूअस, अननोन सिचुएशंस को ऐसे क्रिएट करता है और एस्पिरेंट्स को, एसएसबी एस्पिरेंट्स को, जिन्हें अफसर बनना है जी, उनको इन सिचुएशंस में फेंकता है और उनके बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस को देखता है कि ये इनका पहला रिस्पॉन्स क्या था। ऐसे मिनिएचराइज सिचुएशंस में इनका पहला रिस्पॉन्स क्या था, और ऐसे अलग अलग रिस्पॉन्सेस को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है और देखता है कि ये ट्रेनिंग करने के लायक है क्या, मतलब उसके अंदर ट्रेनेबिलिटी है क्या। और दूसरी चीज, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में एक बार आपने अंतिम पग पे पैर रख दिया तो वो उस पार जब आप चले गए तो वो वन वे डोर है, अब आप वापस नहीं आ सकते। जब तक आपकी सर्विस खत्म नहीं हो रही तब तक आप ऐसे लौट नहीं पा रहे। जी, जी। तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है क्या डिस्चार्ज करने का, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल प्लस ट्रेनेबिलिटी इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर। ये इक्वेशन का टेस्ट होता है एसएसबी, इसको बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जी। अब मैं अगर ये टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये ट्रेनेबिलिटी और ये पोटेंशियलिटी है क्या,
तो मुझे अलग अलग टास्क कराने पड़ेंगे, अलग अलग टेस्ट कराने पड़ेंगे, और अलग अलग टेस्ट और अलग अलग टास्क से ये बिहेवियर मैनिफेस्टेशन से यही चेक करना पड़ेगा बार बार कि ये ट्रेनेबल है क्या, इसके अंदर पोटेंशियल है क्या, ये ट्रेनेबल है क्या, इसके अंदर ये पोटेंशियल है क्या। अब जैसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे JEE हो गया, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, IITs में अंदर आना है आपको, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि एक मिनिमम कट ऑफ है भाई, वो कट ऑफ क्लियर किया आपने, इसका मतलब आप JEE क्लियर हो, मेंस एडवांस जी, उसके बाद ही आप IIT में आ सकते हो। NIT में जाने का एक और थोड़ा सा नीचे का कट ऑफ होगा, फिर बाकी के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स है, तो उनका कट ऑफ और थोड़ा नीचे आते जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक टाइप के कॉलेज में जाने का अपना अपना एक मिनिमम लेवल है। वहाँ पे जाके भी आप ट्रेनिंग ही ले रहे हो, क्या ले रहे हो, BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, 4 साल की ट्रेनिंग है। तो NDA, IMA, INA, AFA, OTA चेन्नई, OTA गया, या CME कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जी, यहाँ पे भी तो अंदर आके ट्रेनिंग ही लेनी है, तो उनका भी तो एक कट ऑफ है ना जी। तो उस कट ऑफ को ही हम लोग मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल बोलते हैं। और ये मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल को जांच पड़ताल करने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने पर्सनालिटी को असेस करना है। अब अगर मैं बोलूँ कि धरती पे अप्रॉक्सीमेटली 8.4 बिलियन पीपल है, लोग रहते हैं, सब में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है। आप में भी है, मेरे में भी है, लोगों में भी है, जो दर्शक देख रहे हैं उनमें भी है जी। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बस पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। जैसे कुछ स्टैंडर्डाइज तरीके होते हैं, 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के तरीके। वैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने का तरीका है। और उसके शेड्स होते हैं, 1 to 10, 1 बीइंग द हाईएस्ट शेड, 10 बीइंग द लोएस्ट शेड। जैसे हमने यहाँ पे ग्रे कलर लगा रखा है, तो इसका एक पर्टिकुलर शेड है। तो जैसे हम दिवाली में घर पे पेंट कर रहे हैं, पीला रंग लगाना है, तो कितना गाढ़ा लगाना है, कितना फीका लगाना है, तो ये एक शेड है, राइट। तो वैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के शेड्स होते हैं। तो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, शेड 1 सबसे ऊंचा, शेड 10 सबसे नीचा। तो इस पे हम उस पर्सनालिटी को प्लॉट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल तक या उससे ज़्यादा है क्या, तो ही उस बच्चे को हम लोग रेकमेंड करते हैं। ये होता है इन अ नटशेल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और अगर इसमें मैं स्पेसिफिक चीज़ में जाऊँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या चीज़ देखनी है उस 5 दिन के अंदर, चाहे वो GTO हो, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, या साइकोलॉजिस्ट हो, या इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, तो स्पेसिफिकली अगर मेरे को देखना है कि श्योर शॉट कोई बच्चा रेकमेंड होगा क्या, तो हम लोग चेक करते हैं एक इंसान का इंक्वायरिंग एटीट्यूड, IA। रीजनिंग एबिलिटी करके एक क्वालिटी है, उसके अंदर एक सब क्वालिटी है जिसको हम लोग इंक्वायरिंग एटीट्यूड बोलते हैं। इंक्वायरिंग एटीट्यूड का डेफिनेशन है हेल्दी क्यूरियोसिटी रिजल्टिंग इन एन अर्ज टू इंक्रीज वंस जनरल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ। 2017 में याद किया था मैंने, आज भी याद है मेरे को ये। तो इसको थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बताएं। हाँ, वही बता रहा हूँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ जो मैंने बोली, हेल्दी क्यूरियोसिटी रिजल्टिंग इन एन अर्ज टू इंक्रीज वंस, खुद का जनरल नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेल्दी क्यूरियोसिटी ही है। ये हेल्दी क्यूरियोसिटी का मतलब क्या हुआ, मेरे को अपने आप को, अपना खुद का एक बेटर वर्जन बनाना है। मतलब मैं कल का जो मेरा वर्जन है वो मेरे आज के वर्जन से बेहतर होगा, और मेरा आज का जो वर्जन है वो मेरे कल के वर्जन से बेहतर है, मतलब जो कल मेरा वर्जन था। तो इसी को हेल्दी क्यूरियोसिटी बोलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, SSB जाना है, थोड़ा जनरल नॉलेज पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स क्या है, GD क्या है, ये क्या है, वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और फिर सामने से कोई एक गूगली क्वेश्चन या कोई गूगली टॉपिक आ जाता है तो फिर वहाँ बोल्ड हो जाते हैं, घूम जाते हैं, वहाँ घूम जाता है दिमाग। तो हेल्दी क्यूरियोसिटी खुद के लिए है, SSB के लिए नहीं है, खुद के लिए है, ये चीज़ है। तो पहली चीज़ जो इन डेप्थ में बता रहा हूँ कि जो चेक होगी वो है तुम्हारा इंक्वायरिंग एटीट्यूड। हम जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे, हम हेल्दी क्यूरियोसिटी है क्या वो टेस्ट कर रहे हैं। वो टेस्ट हो रहा है, क्यूरियोसिटी कितनी है, क्योंकि जनरल नॉलेज चेक करना तो फिंगर टिप पे है ना। मैं क्लॉड चैट GPT का एक सब्सक्रिप्शन लूँगा, जेमिनाई का, मेरे पास पूरा जनरल नॉलेज, पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में ही तो है, स्मार्टफोन।
तो जनरल नॉलेज का टेस्ट थोड़ी ना है, हेल्दी क्यूरियोसिटी का टेस्ट है। दूसरी चीज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम ओनरशिप बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फौज में यही चीज़ है। क्योंकि फौज में जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लागू नहीं है, और खास करके कॉर्पोरेट के लिए नहीं है। क्या बोलते हैं हम लोग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैंने आपको कुछ ऑर्डर दे दिया, आपको काम करना है, ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा, ड्यूटी है, डिसिप्लिन है, सेंस ऑफ ड्यूटी डिसिप्लिन है, और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के दायरे में रह के मैं करूँगा, तो इतना तो है। ये तो हम घर पे भी करते हैं, माँ बाप के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, बच्चे उन्हीं को फॉलो करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं कि ये अनडिसिप्लिन बच्चा है जी। स्कूल कॉलेज के अपने कुछ नियम कानून है, उसी दायरे के अंदर रह के हम अपना काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। लेकिन फौज में सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। फौज में हम लोग क्या बोलते हैं कि सिचुएशंस जो है वो तो चेंज होती रहेगी ना जी। ऐसे चुटकी बजा के चीज़ें बदल जाती है ओवरनाइट, ऐसे चुटकी मिनट्स में, सेकंड्स में चीज़ें बदलती है कभी कभी। तो एक लीडर या एक ऑफिसर से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि बदलती सिचुएशंस में जो चीज़ें उसको बताई ना गई हो, फिर भी उसमें खुद का इनिशिएटिव लेके वहाँ पे अपना योगदान देना, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके, और उसके बाद में मॉरल विलिंगनेस होना कि अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसको ऑफिसर बोलते हैं। लेकिन उस बंदे में उतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना कि जो मैं एक्शन लूँगा वो गलत नहीं होगा। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नेवर गिव अप एटीट्यूड। गिव अप नहीं करना चाहिए। कि डिटर्मिनेशन जो हम बोलते हैं, पर्पस फिक्स्ड है, फिक्सडनेस ऑफ पर्पस, कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ विल, अपना विल पावर, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फौज करियर नहीं है, ये तो चाहिए। फिर दूसरे रास्ते हैं, वहाँ जाओ बस। हाँ, फिर बाकी के रास्ते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ें आपको रिकमेंडेशन दिलाती है। और चौथी चीज़ वो है जो आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर ले जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का मतलब क्या होता है? देखो, आप फौज ज्वाइन कर रहे हो ना, तो कहावत क्या है? IMA, INA, FA, OTMA कैडेट्स की, GCs की, LCs की कहावत क्या है? यार, हम वो को ही ज्वाइन कर रहे हैं, वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बियस। कब क्या फटेगा पता नहीं है, ठीक है। तो हम एक स्ट्रेस भरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। 24 घंटे 365 दिन कुछ ना कुछ एंग्जाइटी, कुछ ना कुछ स्ट्रेस, ये आता ही रहेगा, प्रेशर आता ही रहेगा, ऊपर से कोई ना कोई प्रेशर होगा ही। तो हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि प्रेशर आया, सब ये स्ट्रेस बॉल नहीं होते, तो प्रेशर आया तो वो दबा, जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ तो वो बाउंस बैक करेगा नॉर्मल। लाइवलीनेस इसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी टेंडेंसी नॉर्मल में या बॉयंटली बाउंस बैक करने का, हंसते खेलते, स्माइलिंग फेस, डिस्पाइट तुम्हारे सर पे कितना ही प्रेशर, कितनी ही टेंशन्स क्यों ना हो, चाहे कितनी चीज़ें साउथ उल्टी सीधी क्यों ना चली जाए, शक्ल पे से स्माइल नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अगर एक ऑफिसर, एक लीडर के शक्ल से स्माइल हटी ना, तो उसके पीछे खड़े जितने उसके लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मोरल पे बड़ा फर्क, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है मोरल पे। क्योंकि एक जवान ना, वो अपनी जान क्यों दांव पे लगाता है? वो इसलिए दांव पे लगाता है, मेरा साहब है, ये पक्का लेके आएगा मेरे को वापस, मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ। वो ट्रस्ट चाहिए, वो ट्रस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है जी। और ये लाइवलीनेस जो है, ये जवानों का मॉरल ऊंचा रखती है। तो ये लाइवलीनेस जितना ऊंचा होता है उतना मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम ऊपर जाता है। ये कहानी है SSB। सर, बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं SSB के लिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बाहर आके बहुत कुछ किया है लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। एग्जाम्पल के लिए हमारे मिलेनियम अमिताभ बच्चन जी हैं, हमारे भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। SSB नहीं कर पाए लेकिन कितना अच्छा जिंदगी में किया। तो ये ऐसे कौन से फैक्टर यहाँ मिसिंग थे जो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ? बात घूम फिर के इन्हीं तीन चीज़ों पे ही आएगी जी। फाइनली देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं ना कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हमारे 4 फैक्टर्स है। फैक्टर 1 हम बोलते हैं दिमाग, फैक्टर 2 हम बोलते हैं दिल,
जी। फैक्टर 3 हम लोग बोलते हैं गट्स कितने हैं, और फैक्टर 4 बोलते हैं हमारे लिम्स, हाथ पैर, बॉडी लिम्ब कोऑर्डिनेशन। इनमें से कहीं पे भी वो लिमिटेशन है जो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल के नीचे आ गए, कोई भी एक चीज की कितनी छोटी क्यों ना हो उसके नीचे आ गया तो आप रिजेक्टेड हो। क्यों? क्योंकि गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ। गलत व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए, या जिसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, व्यक्ति तो गलत नहीं है लेकिन आपकी जो मिनिमम वो लिमिट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। दोनों चीजें सही है। मैं पहले गलत व्यक्ति क्या है ये बताता हूँ। जी सर। देखो गलत व्यक्ति क्या होता है, फैक्टर 2 मैंने दिल की बात बताई ना, तो उसमें हम लोग बोलते हैं सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब एक समुदाय की बात आई और उस समुदाय पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकी गई तो वहाँ अपना योगदान 100% देंगे, बराबर। ऐसे लोग सही लोग हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, मेरे मुर्गी की एक टांग, ऐसे भी लोग होते हैं ना, खाली मेरा ही चलेगा, ये गलत व्यक्ति, ये गलत, ये अंदर नहीं आ सकता फौज के। ये बात होगी, क्योंकि हमारा क्या मानना है, फौज में अकेले से कुछ नहीं होता, सब समुदाय का काम है, सब ग्रुप का काम है, टीम वर्क है, अकेले से कुछ नहीं होता। कमांडोज भी जाएंगे तो 8 का प्रहार का ग्रुप जाएगा, अकेले कोई नहीं जाता। अकेले सिर्फ पिक्चरों में होता है बॉलीवुड के, यहाँ नहीं होता। तो एक तो ये हो गया। अब जिसमें वो कमी है, कमी वाली बात तो मैंने यही बताया आपको, कहीं ना कहीं पे ये मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल में कोई एक छोटी सी भी चीज़ हो तो सिलेक्शन सिस्टम क्या सोचता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट सर्विस को जाएगा कॉन्फ्रेंस में। जब तक आप कॉन्फ्रेंस नहीं आ रहे हो, आप असेसमेंट कर रहे हो बच्चों का, तो तब तक सारे बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चों को दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉन्फ्रेंस में आ गए तो बेनिफिट ऑफ डाउट सर्विस पे चला गया, क्योंकि सर्विस टेक्स प्रायोरिटी। ऐसी बात है। बड़ी बारीकी से आपने ये चीज़ें समझाई। मुझे उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं वो इन चीज़ों को अपने संज्ञान में लेंगे और इन पे काम करेंगे तो आगे बेटर रिजल्ट निकलेगा। सर, अब मैं बड़ा इमोशनल एक सवाल है जो आपसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ जानना चाहता हूँ, सवाल नहीं सर, जिज्ञासा है। माँ ने आपको संभाला और आपने स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई सारी की, उसके बाद आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में ऑर्गेनाइजेशन में जॉब में चले गए, जहां आपने प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जी के साथ काम किया। बड़ी अच्छी आपकी तालमेल चल रही थी, जॉब चल रहा था, बड़ा ही प्रोफेसर साहब का एक नाम है। फिर ऐसा क्या कीड़ा काटा, या क्या मैं कह रहा हूँ, क्या दिल में हुई कि फिर आपने आर्मी ज्वाइन कर ली, नेवी में आ गए? देखो, मैंने ना अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं फ़ौज में आऊँगा। ये वो चीज़ है जो देखिए, इसका रीज़न ना बहुत ही डीप है। मेरी मम्मी एनसीसी में थी, सीनियर अंडर ऑफिसर शायद कुछ थी, मतलब वर्दी में मेरे पास आज भी फ़ोटो है उनका एनसीसी का। तो और जब मतलब उन्होंने मेरे को अकेले पाल पोस के बड़ा किया, तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मतलब मैं ये भी नहीं जानता कि वो दिखते कैसे हैं। तो अकेले उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, और कोई भाई बहन तो थे नहीं। तो जो सारी चीज़ है वो डांट काट लाड़ प्यार सब कुछ वो एक ही औरत का है, सब कुछ वो एक ही औरत का है। इसीलिए मेरे नाम में मम्मी का नाम है, चंद्रकला मेरी मम्मी का नाम है। तो इंजीनियरिंग करने के लिए मैं गया NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, जो वो पहले 1962 का फर्स्ट ऑफ द RECs था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो RECs थे, जो बाद में NIT में कन्वर्ट हुए। तो मैं गया NIT श्रीनगर, J&K कश्मीर। वहाँ जब मैं गया तब मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा फ़ौज क्या होती है। मुझे वैसे फ़ौज के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो मैं देखा आर्मी, नेवी भी देखी मैंने। नेवी कहाँ देखी? मार्कोस देखी, मरीन कमांडोस स्पेशल फोर्सेस जो है वुलर लेक में उनका एक अपना डेट है, दाढ़ी वाली फ़ौज बोलते हैं उनको वहाँ पे, हेडक्वार्टर 5 सेक्टर RR। एंड एयरफोर्स तो मतलब देखने मिल ही गई थी, श्रीनगर एयरपोर्ट ये वो एंड ऑल दैट, तो काफ़ी कुछ देखा था।
तब जाके थोड़ा सा ऐसे रियलाइजेशन आया 3rd ईयर में कि 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब शायद नहीं हो पाएगा, बहुत बोरिंग है। कि 9 बजे ऑफिस जाओ, 5 बजे वापस आ जाओ, वही कॉर्पोरेट वाली ज़िंदगी। और साथ वाले लोग जो है वो कैट की पढ़ाई करने लगे थे कि कैट का एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद वो PGDBM, अब जो MBA का डिग्री बन गया IIM के लिए, तो वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा यार ये हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल लग रहा है, बिकॉज ज़िंदगी में एडवेंचर चाहिए, खेलना कूदना। थोड़ा सा आपको महसूस हुआ कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना? नहीं, ये थोड़ा सा लगा था मेरे को कि ये हो नहीं पाएगा। बट इम्पैक्ट कैसे आया? वो इम्पैक्ट वो इनिशियल 2-3 साल में जब मैंने बिताया, 1st ईयर 2nd ईयर जब बिताया, तो इम्पैक्ट उसी चीज़ पे आया कि हाँ यार पहली बार देखा है फौज, ये वो एंड ऑल दैट। लेकिन हुआ क्या था एग्जैक्टली, मैं जब 7th सेमेस्टर में था तब मैंने अपनी माताजी को खो दिया। अब मेरे पास में घर नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैं घर कहाँ पे जाऊँगा। मतलब मकान तो है, अब वो मकान घर नहीं रहा क्योंकि वहाँ माता नहीं है, वहाँ अपना नहीं है, अपना तो कोई है ही नहीं, वो घर तो खाली है, मैं कहाँ जाऊँगा। और ऐसी कोई एक्सटेंडेड फैमिली जिनके साथ मेरे कोई बहुत वर्किंग रिलेशंस है, ये नहीं है, ये आज भी नहीं है। तो फिर वो दिमाग में आया कि पेरेंट यूनिट करके कुछ एक होता है, फिर वो जिसका कोई नहीं होता उसकी फौज होती है यार, उसके तो वहाँ पे सब लोग अपना परिवार छोड़ के आ रहे हैं और वही तो तुम्हारा परिवार बन जाएगा जी। तो मैंने एग्जैक्टली यही आंसर दिया था अपनी SSB में इलाहाबाद में कि मेरे को परिवार चाहिए, इसीलिए मेरे को फौज में आना है। तो मैं आज भी ये बोल सकता हूँ कि मेरे फ़ोन में जितने नंबर्स भरे पड़े हैं, सारे ऑफिसर्स, सारे सेलर्स, जवान्स, JCOs, NCOs जिनके साथ मैंने सर्विस की है, ये आज भी मेरे साथ टच में, क्योंकि यही मेरा परिवार, यही परिवार है, यही मेरा परिवार है। और उनका प्रॉपर मतलब उनका मैसेज आएगा होली दिवाली के दिन, नए साल के टाइम पे, साहब इस गांव में। सर आपकी बातें सुन के ना मेरे सर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मतलब आपने रियल जो परिवार की जो परिभाषा बताई, क्योंकि वो मैंने सेना में रहते हुए बहुत देखा 30 साल के जो में सर। मतलब मैं ऐसा मेरे सारे सेलर्स या तो नॉर्थ ईस्ट के थे, या तो UP, बिहार, कुछ राजस्थान के, एंड थोड़ा बहुत कोई JNK के और कुछ साउथ इंडिया, केरला वेरला के सेलर्स। मैं मतलब भारत के नक्शे पे ऐसे कोई Tier 2, Tier 3 कुछ सिटीज़ है जहाँ पे मैं उंगली रख सकता हूँ, और ख़ास करके Tier 1 भी, जहाँ मेरे पास जाने के लिए घर है। और ये मना नहीं करेंगे, ये बोलेंगे साहब यहाँ तक आए हो तो घर पे ही आओ, इधर उधर कहाँ रहना है, कोई ऑफिसर मैश नहीं, कुछ नहीं, घर पे ही रहोगे आप साहब, यही होता है। तो ये आज भी होता है मेरी लाइफ में। तो ये परिवार मेरे को चाहिए था, इसीलिए मैं फौज में आया। तो सर जब आप SSB देने के लिए गए तो सुना है कि आपके पास टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे। हाँ, तो मैं ये सच है? ये सच है, एकदम सच है ये। तो मैं उस टाइम पे था TIFR में, तो 7th सेमेस्टर में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के ठीक कुछ 11 या 12 दिन पहले मेरी माताजी चल बसी। एग्जैक्ट डेट था 12 दिसंबर 2010। एंड मुझे कुछ भाग दौड़ करके उनका अंतिम क्रिया के लिए वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद मैं भाग दौड़ करके वापस गया कॉलेज, अपना एग्ज़ाम्स ख़त्म किया और फिर वहाँ से सीधे चला गया TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, NCRA पुणे में। और वहाँ पे मेरा फाइनल प्रोजेक्ट चल रहा था प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के गाइडेंस के अंदर। एंड ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक बार मैं इंटर्नशिप कर चुका था और उसी टाइम पे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के साथ में। उस टाइम पे मेरी माताजी मुझे मिलने आई थी TIFR में और वो भी मिले थे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप से। तब वो मुझे बोल के भी गए थे, इतने बड़े आदमी के साथ तू बैठा है, मेरे को लगता है तू बड़ा हो गया है। तो मैंने तेरे लिए तो बच्चा ही रहूँगा ना, मैं तो बच्चा कितना ही बड़ा हो जाऊँ, तेरा तो बेटा ही रहूँगा मैं। बिल्कुल। तो मम्मी मेरी बड़ी खुश हो गई थी, तो खुशी के आंसू निकल रहे थे। तो मुझे हंसी मजाक में से बोलता, अब तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। तो मैंने कहा ये सब फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है, अब हम वर्ल्ड टूर करेंगे। तो ऐसे मैं मम्मी को बोलता था मेरी। जी। तो वहाँ पे रहते रहते अब स्टाइपेंड मिला था लाइफ में, पहली बार स्टाइपेंड था ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय गोविंद स्वरूप, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, एंड ऑल्सो बीइंग पेड स्टाइपेंड।
तो ये तो मतलब मेरे लिए ऐसा था कि भाई 7 तारे तारे लग गए मेरे लाइफ में। 6,000 रुपये देख रहा हूँ मैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो उस टाइम पे स्टाइपेंड आने में कुछ समय था और एसएसबी का कॉल आ गया था, नेवल सिलेक्शन बोर्ड कोयम्बतूर में जी। और मेरे पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पे मेरे को किसी से पैसा मांगना पड़ा था। तो मैंने उसको अपना कॉलेज टाइम पे जो एजुकेशन लोन के अंतर्गत मेरे पास लैपटॉप आया था अपने लिए इंजीनियरिंग के लिए, वो लैपटॉप को गिरवी रखा मैंने और फिर मैंने उससे पैसा लिया था। मैंने कहा था देख सरकार जो है वो पैसा वापस करेगी। स्लीपर क्लास का उस टाइम पे रिटर्न टिकट का पैसा मिलता था जब आप एसएसबी जाते हो, आज थर्ड एसी का मिलता है। तो ये पैसा मैं बाकायदा वापस करूँगा, तू गिरवी रख ले। वापस तो मैं आऊँगा, भाग के कहाँ जाऊँगा, मुझे तो वैसे ही यहाँ फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये दे रहा हूँ। और मैं गया नेवल सिलेक्शन बोर्ड कोयम्बतूर। मुझे एसएसबी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, जीरो नॉलेज था। मैं पहली बार एसएसबी देने गया और पहली बार मैं रेकमेंड हुआ, कुछ नहीं पता था मेरे को। और मजे की बात बताऊं आपको, मैं नेवल सिलेक्शन बोर्ड कोयम्बतूर जो बंद हो गया है जी, मैं वहीं पे जीटीओ बना। इसको बोलते हैं फुल सर्कल। मैं वहीं पे जीटीओ बना। क्या बात है सर। जहाँ सिलेक्शन हुआ वहीं जीटीओ बना। वो कैसी फीलिंग थी जब मैंने अपने जो आपके साथ स्टाफ था, जब उनको भी पता चला तो कैसी फीलिंग? हाँ, क्या मतलब रिएक्शन? जब मैंने उनको बताया था कि सर यहीं से तो रेकमेंड हुआ हूँ मैं, तो मतलब जो मेरे इंस्ट्रक्टर जीटीओ थे वो बोलते वो विधाता लिख के भेजता है, फुल सर्कल है तेरा। हम लोग बोलते हैं ना फौज में, यार एक जीवन में एक ऐसी फीलिंग आएगी कि तुम्हारा पूरा फुल सर्कल हुआ है, पूरा एक सर्कल बना है। तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे को बोलते थे विधाता ने लिख के भेजा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग ही होने वाला है लाइफ में। जी जी। मैंने कहा सर, नेवी में आपने आईएनएस गंगा, आईएनएस प्रबल वहाँ पर जॉब किया है, तो जो सी लाइफ है उसमें क्या बदलाव आता है? देखो, समंदर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पेशेंस सिखाती है, क्योंकि ज़मीन की तरह नहीं है ना कि आप स्टेबल हो, कहीं कहीं पे कुछ कम ज़्यादा हो गया, धूप आ गई तो छाया के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वैसी लाइफ नहीं है, आर्मी वाली लाइफ नहीं है। समंदर मतलब जैसे ही आपने, हम 6 रस्सी से जहाज़ को बांधते हैं, वो 6वीं रस्सी छूटी, 2 ब्रेस्ट स्ट्रोक एक्स्ट्रा होती है, हम बोलते बांध के रखते हैं। और हमने जैसी वो रस्सी छोड़ी और जैसी जहाज अंडर वे हुआ ना, तो हम लोग बेसिकली डेंजर के मुंह में ही जा रहे हैं। समंदर वैसे ही अनफ्रेंडली है। और जब सी स्टेट और ज़्यादा ख़राब होता है, मतलब समंदर पे जब वेदर और ख़राब होता है ना, तो वो और भी ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है। बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली चीज़ जो समंदर तुमको सिखाता है वो है पेशेंस। बहुत पेशेंस सिखाता है। सेकंड, समंदर ये चीज़ सिखाता है कि पावर या कैसे बोलेंगे उसको, कि तुम्हारे अंदर जो वो डिटर्मिनेशन की जोत है वो तुमको खुद के अंदर झांक के ही देखना पड़ता है। कोई और चीज़ दूसरी सपोर्ट के लिए है नहीं। जो है वो तुम्हारा 100, 150, 200 मीटर का वो जहाज ही है, वही दायरा है। तो जो कुछ भी ढूंढना है तुमको खुद के अंदर ढूंढना है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि गिव अप नहीं करना है, वो खुद के अंदर झांकना पड़ता है। तो समंदर दूसरी चीज़ ये सिखाता है कि तुम कितने हार्ड मास के बने हो, तो तुम्हारी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हारी कमियां क्या है ना, ये समंदर बहुत अच्छे से सिखाता है, बहुत अच्छे से सिखाता है, खास करके एक वॉरशिप पे। सर, एक इंसिडेंट है जो एक ऑपरेशन के टाइम पर एक सेलर सी में गिर गया था। हाँ। और आपने उसे बचाने के लिए जंप लगा दी। हाँ, हुआ है ये, ऐसा इंसिडेंट हुआ है। हाँ। तो इस घटना के ऊपर कब की है, कहाँ, क्यों ऐसा हुआ, थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, मैंने अपने लाइफ में कमांड भी किया है। जीटीओ बनने से पहले मैं सीओ था, कमांडिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं। और नेवी में कमांडिंग ऑफिसर मतलब कप्तान होता है, जहाज का कप्तान। जी जी।
तो मैं इमीडिएट सपोर्ट वेसल्स ISV उसका कप्तान रह चुका हूँ, ISV टैंगो 15 का, T15 का, प्लस ये टैंगो 15 81st ISV स्क्वाड्रन की जहाज़ थी, तो स्क्वाड्रन का मैं स्क्वाड्रन कमांडर भी रह चुका हूँ। और ऐसे 3 स्क्वाड्रन्स थे, तो इन तीनों स्क्वाड्रन्स का सीनियर ऑफिसर भी रह चुका हूँ, क्योंकि तीनों स्क्वाड्रन कमांडर्स में मैं सीनियर मोस्ट था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल हेड था मैं इमीडिएट सपोर्ट वेसल स्क्वाड्रन्स का, बॉम्बे में बेस्ड है जी। तो काम बहुत ही सिंपल, एक ही काम है, ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन एरियाज़ का आपको प्रोटेक्शन करना है। तो बहुत यंग ब्लड आता है वहाँ पे, सारे COs यंग है, स्क्वाड्रन कमांडर्स थोड़े से उनसे सीनियर हैं, एंड सारे सेलर्स भी जो है JCOs एंड ORs भी सब यंग है जी। DEDH एंट्री, डायरेक्ट एंट्री डिप्लोमा होल्डर्स वाले यंग JCOs आते हैं जो एक्चुअल डिप्लोमा अपना करके जी जी, बिकॉज ये फास्ट जहाज़ है, मतलब जहाज़ का स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा यंग ब्लड चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि जो ऑपरेशंस का टेम्पो है, जो गति है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट गति वाला ऑपरेशन है। तो ऐसे ही एक ऑपरेशन में ये जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का, जो ये इन्हीं के प्लेटफॉर्म्स है, तो मुंबई हाई नॉर्थ में इनके ONGC के पर्सनल्स को हमको उतार के मदर रिग पे भेजना था, जहाँ ऑयल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है वो। तो उस टाइम पे अब जहाज़ तो अलॉन्ग साइड जाने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं था, तो हम क्या करते थे, जहाज़ को रोकेंगे, फिर अपनी बोट को नीचे उतारेंगे, फिर बोट में लोगों को बिठाएंगे, फिर वो बोट जाएगी, छोड़ के आएगी, फिर वापस बोट को ऊपर चढ़ाना है, बोट का इंजन भी ऊपर चढ़ाना है। तो ऐसा ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, ये इतना आसान नहीं है, काफ़ी समय भी लगता है इसमें, और ख़ास करके जब समंदर ख़राब हो जाए फिर तो और मुश्किल हो जाता है चीज़ें। इसी में ये थोड़ा सा, मैंने बताया ना, चुटकी बजा के चीज़ें चेंज होती है समंदर में, तो मतलब वेदर ख़राब होना तो ऐसे ही देखते देखते चीज़ें बदल जाएगी बिल्कुल। तो ये वेदर थोड़ा सा ख़राब हो गया था जब ये हम बोट पर्सनल ट्रांसफ़र ऑपरेशन कर रहे थे। ये देख रहा हूँ काफ़ी सारी ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स इधर उधर घूम रही है, काफ़ी सारे सीनियर पर्सनल जो है, जो हेलीकॉप्टर से आना जाना करते हैं, तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह कुछ एयर में हैं। मेरे बाकी की जो तत्काल सहायता पोत है, इमीडिएट सपोर्ट वेसल्स है, वो अलग अलग इधर उधर डायरेक्शंस में डिप्लॉयड है। मॉर्निंग रिपोर्ट मेरे पास आ रही है कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, बिकॉज स्क्वाड्रन कमांडर इज एट सी, तो उसका रिपोर्ट आता है एक। तो अब मेरा 2IC है, वो पीछे बोट लोअर कर रहा था, ठीक है जाओ देखते हैं क्या है। ऑपरेशंस तो ब्रिज से संभाली जाती है, तो मैं ब्रिज में बैठा था, मैं जाओ करो जो भी है। उस टाइम पे ये बोट पर्सनल ट्रांसफ़र करते करते मेरा बोट का ME इंजीनियरिंग मैकेनिक जो है वो नीचे उतरा बोट में, और जब उसके साथ OBM नीचे लोअर कर रहे थे तो वो रोल पिच में वो झटका लगा, वो OBM 250 किलो का उसके छाती पे लगा और वो उल्टा गिरा पानी के अंदर। अब जो वो उल्टा गिरा तो वो जनरली वो CO2 कार्ट्रिज फटना चाहिए जिससे वो इन्फ्लेट होता है लाइफ जैकेट, वो फटा नहीं, उसका हाथ अटक गया था रस्सी के अंदर। तो जहाज है, जहाज के बाजू में बोट है, बोट के नीचे OBM है, लोग 250 किलो का OBM पकड़ के, नहीं तो वो पानी में गिर जाएगा, 250 किलो का इंजन, और उसमें उसका हाथ अटक गया और वो अंदर है। अब वो बाहर आने की कोशिश किया, अब खैर उसने सांस तो पकड़ रखी होगी। ये सारी कहानी जो मैं बता रहा हूँ ये बस 3-4 सेकंड की ही है। तो जैसे ही ये हुआ तो मेरे 2IC ने वो घंटी बजाई, मैन ओवरबोर्ड। मैन ओवरबोर्ड की घंटी जनरली कोई भी ऑफिसर होगा ना, तो ये वर्कअप के टाइम पे ही हम लोग सुनते हैं। वर्कअप का मतलब होता है जब हम प्रैक्टिस कराते हैं, थोड़ा सा सेलर्स की, ऑफिसर्स की प्रैक्टिस कराते हैं कि हाँ भाई तुम सारी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हो। तो पहली और आखिरी बार तुम उस टाइम पे ही सुनोगे। एट सी मैन ओवरबोर्ड तुमने सुना तो किसी भी कैप्टन की जो ये हार्ट बीट है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरे क्या, कैसे कोई पानी में गिर गया। तो ये सुना मैंने, और मेरे हाथ में चाय का कप था, वो हाथ से छूटा, मैं भागा। मेरा 2IC बोला सर बोट ME, तो मैंने सीधे डाइव किया। मैं दौड़ते दौड़ते मैं जस्ट डाइव किया। फॉक्सल से आ रहा था पीछे की तरफ, सामने वाले पोर्शन के जहाज को फॉक्सल बोलते हैं, पीछे क्वार्टर डेक है, मिडशिप से दौड़ते आए, मिडशिप से डाइव किया, सीधे अंदर गया। वो उसका पैर हाथ खींच के बाहर निकाल के उसको बोट में लिटाया पहले, फिर पानी बाहर, हाँ पानी बाहर, आंखें खोल,
मरना मत, डोंट डाई ऑन माई वॉच। कुछ 4 महीने की बेटी थी उसकी, बड़ा खाना में मिली उसकी फैमिली, तो उसकी वाइफ रोने लगी थी। कभी नहीं भूल सकता मैं, ये यहीं का रहता है, यूपी का ही लड़का है। तो सर ये सीपीआर वगैरह वहाँ पर आपको सिखाया जाता है या? एक कंपलसरी पार्ट है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफिसर्स का, ऑफिसर ट्रेनिंग में आईएनए में सिखाते हैं, और एज अ पार्ट ऑफ योर सीओ पीसीटी वर्कअप ये वो ये आना ही चाहिए, हर एक ऑफिसर को आता है, ये जहाज में आना कंपलसरी है। तो क्या जवानों को सबको सिखाया जाता है? सबको सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं। फायर फाइटिंग, बेसिक फर्स्ट एड, सीपीआर और फ्लडिंग, ये चीज़ें सबको आनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्रेट टू लाइफ है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें नोबेल प्राइज भी मिला है जिसने सीपीआर दिया था, और वो भी एक इंजीनियर ने दिया सर। ये डॉक्टरी के फील्ड में इंजीनियर ने ये सीपीआर इन्वेंट किया था। सर अब कुछ ये बताइए कि जो कैंडिडेट एसएसबी में आना चाहता है, डिफेंस एस्पिरेंट हैं जो बच्चे और भर्ती होना चाहते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना चाहिए? देखो, जैसे कि मैं शुरुआत में बोल रहा था ना, हेल्दी क्यूरियोसिटी, वो सारी चीज आपने पहले एक्सप्लेन कर दी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए किस तरीके से शुरुआत करे, क्योंकि बहुत सारी मिथ हैं कि एसएसबी में पता नहीं चलता कैसे कोई पास होता है। सीधी सी बात है, अप्रोच और सपोर्ट तो वहाँ चलता नहीं। और शायद मैं गलत ना हूँ तो एक ऐसा एग्जाम है जो सबसे पहले सबको पता है कि तेरे साथ क्या पूछा जाना है, क्या सवाल है, पूरा पेपर लीक है। क्योंकि सबको पता है आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट होना है और वो सेट प्रोसीजर है। तो उसके लिए किस तरीके से तैयार करें? तो बात वही है, हेल्दी क्यूरियोसिटी जी। तो मेरे को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इसको पैदा करे। अब इसको पैदा करने का तरीका क्या है कि मुझे रोज कुछ समय अपने दिन का दिनचर्या में से करंट अफेयर्स पे देना पड़ेगा। जी। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे को कोई न्यूज़ रीडर चाहिए, एसएसबी में आके तुम कोई न्यूज़ रीडर नहीं बन रहे। जी जी। मेरे को तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। ओपिनियन अनबायस्ड होता है, मतलब वो किसी की तरफ झुका हुआ नहीं है, तो मुझे अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए। अब अनबायस्ड ओपिनियन बनाने के लिए काफ़ी अलग अलग जगह का इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ओपिनियन बनता है। लेकिन मुझे जजमेंट नहीं चाहिए। ओपिनियन में और जजमेंट में फ़र्क है। जजमेंट देना जज का काम है, हम ओपिनियंस पैदा करते हैं, ओपिनियंस देते हैं, लेकिन अनबायस्ड होते हैं। हम क्या बोलते हैं, धरती ओपिनियन के पहले तुम्हारे और धरती ओपिनियन के बाद में। कुछ चेंज हुआ क्या धरती पे? नहीं। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इस चीज़ को जानने की, पहचानने की, पढ़ने की आपके अंदर वो उत्तेजना है। तो इसीलिए मुझे ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, या फिर आपको ये करना चाहिए कि दिनचर्या में 40-45 मिनट, 1 घंटा करंट अफेयर्स को पढ़ने में कुछ समय दे, ताकि आप अपने ओपिनियंस बना सको। आपको वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लर्न करके जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं देना है, अपना अनबायस्ड ओपिनियन बोलते आना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अंग्रेजी ही रहेगी। सरल भाषा में समझा देता हूँ, अगर कोई डिफेंस अटैचे बन के यूएस जा रहा है या यूके जा रहा है, तो वहाँ पे वो हिंदी में वार्तालाप नहीं करने वाला जी। तो इंटरनेशनली अक्लेम्ड एक्सेप्टेड यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं शशि थरूर को ढूंढ रहा हूँ, या शशि थरूर जैसे बात करने वाले, मतलब जिस तरीके से वो बात करते हैं इंग्लिश में, मैं इस टाइप की इंग्लिश भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ग्रामेटिकली करेक्ट स्पोकन और रिटन इंग्लिश होनी चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, रेन एंड मार्टिन का किताब है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ग्रामेटिकली सही भाषा में बात करना है और लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा वोकैबुलरी स्ट्रेंथ अगर तुम्हारा जितना ज़्यादा है उतना वो अच्छा है, अच्छी बात है,
ठीक है, तो एक तो 2 चीज़ ये हो गई। तीसरी, भागते दौड़ते रहो रोज जिंदगी में। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मरते दम तक ऐसा होना चाहिए कि दिन का 1 घंटा तुमने खुद की फिजिक को नहीं दिया तो किसको दोगे? अपने आप को नहीं दोगे तो किसको दोगे? तो ये भागते दौड़ते रहने वाली एक आदत होनी चाहिए। इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए बस तुम्हारे अंदर वो एक जोत जलना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं निकल गया, 1 घंटा दौड़ के आऊँगा। और एक बात बताऊँ, अगर कोई 2.4 किलोमीटर 10.5 मिनट में ख़त्म कर सकता है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो नहीं कर पा रहा है और अगर उसको ये स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, तो उसके लिए वो जो चीज़ करेगा ना, वो चीज़ उसको फिट बना देगी, ये स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए। कि 2.4 किलोमीटर 10.5 मिनट में ख़त्म हो जाए, 25 पुशअप्स लग जाए, 25 सिटअप्स लग जाए, 10 चिनअप्स लग जाए, और मैं 100 मीटर स्विमिंग कर लूँ और 5 मिनट में फ्लोट कर लूँ। ये स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जितना वो अपने आप को फिट करने के लिए जो कुछ भी करेगा वो, और ये स्टैंडर्ड अचीव होगा ना, अपने आप वो फिट हो जाएगा। क्योंकि पता है ट्रेनिंग एकेडमी में ये स्टैंडर्ड अचीव करना है, और ये इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन बहती गंगा में सारे धुलते एक साथ एकेडमी में ट्रेनिंग में तो निकल जाता है, धीरे धीरे करते अभ्यास के पहुंच ही जाते हैं उस लेवल तक। ये हो गया। एक टीम स्पोर्ट पक्का खेले, जैसे कि फुटबॉल हो गया या फिर हॉकी हो गया या फिर वॉलीबॉल हो गया, कोई भी टीम स्पोर्ट। क्रिकेट को हम इतना वैल्यू देते नहीं है फौज में, क्योंकि वो इंडिविजुअल का गेम नहीं है, हम लोग हमेशा ट्रूप्स गेम खेलते हैं, ट्रूप्स वाले। तो कोई भी एक फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कुछ तो एक गेम खेले। गेम खेलने से ही गेम के बारे में पता चलेगा, गेम के बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन कौन हैं। गेम देखना भी स्टार्ट करोगे, उसके रूल्स रेगुलेशंस पता चलेंगे, गेम खेलोगे तो पता चलेगा। तो उसके बारे में कुछ तुम्हें पूछा जाएगा तो तुम 2 धड़कन के बीच में उसका आंसर भी दे पाओगे। बिल्कुल, तो बात ये हो गई। और अगर समय मिल गया या फिर अगर जेब पे ज़्यादा भारी ना पड़े, तो एक रैकेट स्पोर्ट खेलना चाहिए, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेनिस हो, चाहे स्क्वॉश हो। अगर ये नहीं भी खेलोगे तब भी चलेगा, लेकिन ट्रूप गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। इतना कर लोगे और थोड़ा ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ग्राउंडेड ज़मीन पे, उस एटीट्यूड के साथ एक स्माइलिंग फेस के साथ जाओगे ना, अपने आप रिकमेंड हो जाओगे। कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। रस्सी फट्टा बल्ली से कोई ऑफिसर नहीं बनता, कैंटिलीवर नहीं बनाना है। जब सामने से गोली चलेगी ना, टेररिस्ट जब गोली चलाएगा, तो यहाँ पे तुम ये नहीं बोलोगे रुक मैं रस्सी फट्टा बल्ली लेके आ रहा हूँ, ये नहीं करो। हथियार उठा के रिटर्न फायर करना है। तो ये रस्सी फट्टा बल्ली को इतना वैल्यू मत दो, मैं खुद जीटी हूँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। इतना ही है बस। सर, आप अच्छे खासे सिविल में से थे, फिर नेवी में आ गए और सिर्फ छोटी सी नौकरी करके फिर बाहर चले गए, ये क्या वजह रही सर? मेरे लाइफ में देख, मैंने 2 बार एसएसबी दी है, आर्मी और नेवी। दोनों बार मैं ऑल इंडिया रैंक 1 रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आर्मी मेरे लिए परमानेंट कमीशन था, नेवी शॉर्ट सर्विस था। एंड क्योंकि मैं एनआईटी से आता हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड है मेरा, तो एंड नेवी बहुत ज़्यादा टेक सेवी फोर्स है। प्लस मेरे जीवन में एक सपना था, वो टॉप गन मूवी देख के, टॉम क्रूज वाली, की मैं फाइटर पायलट बनूँ, जो कि बन नहीं पाए बिकॉज ऑफ पॉलिसी इशूज़ की। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए जो जा रहे हैं वो पायलट्स के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते, उनका अलग से एंट्री है। बट क्योंकि मैं फिर से 6 महीना वेट नहीं कर सकता था एसएसबी देने का, क्योंकि कोई नौकरी थी नहीं एंड मम्मी थी नहीं और घर था नहीं, तो मैं चला तो गया बिकॉज मेरे को टेक्निकल आर्म में जाना था, मतलब एक टेक सेवी फोर्स में जाना था। तो एंड एक वो था कि एक बार जीवन में वर्दी पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि फौज से फौजी को निकाल सकते हो, लेकिन फौजी से फौज नहीं निकाल सकते। तो फौज तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भरती है, ऐसे अपने आप को शार्पन करती है कि वो ज़िंदगी में वो आपके मरते दम तक रह जाएगा। तो 100 लोगों के बीच में एक फ़ौजी को देखोगे तो वो अलग से दिखता है बंदा, वो अलग से हीरा बन के चमकता है, दूर से पहचान में आ जाता है, ये फ़ौजी है। और एक फ़ौजी दूसरे फ़ौजी को अच्छे से पहचानता है, चाहे वो सिविल कपड़ों में ही रह के एक फ़ौजी दूसरे फ़ौजी को पहचान लेता है। तो मुझे अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा फ़ौज में देना था, तो आई वॉज शॉर्ट सर्विस। मैंने इसीलिए जानबूझ के पहले से ही शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन किया एंड मिनिमम 10 years ऑफ सर्विस थी, एक्सटेंड कर सकते हैं 14 साल तक जी। लेकिन फिर वो उतने हायर एज पे बिना किसी पेंशनरी बेनिफिट्स के छोड़ने से बेहतर है लेसर एज पे कॉर्पोरेट में स्टेप करो या फिर खुद का कुछ करो,
ताकि एज तुम्हारे साइड में रहे। ये सोच के मैंने मिनिमम 10 ईयर्स सर्व करके फिर मैं बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे जो टिक लगाना था या फिर एक ऑफिसर के करियर में जो टिक लग सकता था वो सारे टिक्स मेरे लगे। वेस्टर्न फ्लीट सपोर्ट आर्म में सर्विस की, और जब उस जहाज पे था मैं तो गंगा के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन जो थे वो फ्लीट के सीनियर मोस्ट सीईओ थे, सोपा बोलते थे, सीनियर ऑफिसर प्रेजेंट अफ्लोट। तो उस जहाज पे सर्विस की। उसके बाद मैं आया 1971 लेगेसी वॉर, प्रबल, वो नाम कैरी करता है क्योंकि उसने 1971 की लड़ाई लड़ी है। तो मैं उस जहाज पे सर्विस किया। फिर मैं एडीसी बना, फ्लैग लेफ्टिनेंट भी था, वो भी टिक लग गया क्योंकि उस टाइम पे नेवी में केवल 12 ही फ्लैग लेफ्टिनेंट थे, 12 ही एडीसी थे। तो पूरी नेवी में 12, उनमें से मैं एक, और कैप्टन भी बना, सीओ भी बना, और उसके बाद जीटीओ भी बना। तो मेरे सारे टिक लग गए थे। एक 10 साल की नौकरी में जितना तुम मैक्सिमम कर सकते हो वो सारी चीज़ें की मैंने। फिर उसके बाद आई थॉट कि कुछ कॉर्पोरेट में करेंगे या फिर खुद का करेंगे, और एक परिवार भी मिल गया था। परिवार परमानेंट बन गया तो लाइफ टाइम के लिए। हाँ। सर वैसे तो आपने इन जनरल बड़े डिटेल से बता दिया, फिर भी मेरे अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा है क्योंकि आप जीटीओ रहे हैं। जीटीओ के हर टास्क इम्पोर्टेंट, चाहे वो जीपीई हो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वो कमांड टास्क हो, फुल ग्रुप टास्क हो, हाफ ग्रुप टास्क हो, लेक्चरेट हो, क्या इनमें कोई आप जो देखते हैं, असिस्ट करते हैं, सभी के अपने क्राइटेरिया या सभी के थ्रू एक ही चीज़ आप चेक कर रहे होते हैं? नहीं, देखो क्या होता है, 9 टास्क है, ठीक है। कुछ टास्क इंडोर है, कुछ टास्क आउटडोर है, ठीक है। अब टास्क के हिसाब से ग्रुप डेवलपमेंट का एक प्रोग्रेशन है। मुझे टास्क करवा के ग्रुप को कुछ सिखाना भी है और ग्रुप क्या करता है ये देखना भी है, और मुझे ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति ग्रुप के मुद्दे को ज़्यादा वैल्यू देता है ना कि खुद के। जी, मुझे ये देखना है, ठीक है। अब उसके लिए मैंने क्या किया, टास्क की सेटिंग्स को चेंज करके अलग अलग टास्क बना दिया। बातचीत करो लेकिन मेरे को कुछ कंक्लूजन नहीं चाहिए, मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक है। जैसे चाय पी के हम लोग डिस्कशन खुद कर रहे हैं, बस वैसे ही डिस्कशन है, उसी को जीडी बोलते हैं। अब मैंने बोला डिस्कशन करके तुम्हें कुछ एक गोल, एंड गोल पे पहुंचना है, तो अब उस ग्रुप को एक मुद्दा दे दिया मैंने, यानी यार एंड गोल पहुंचना है। अब तक तो ऐसी बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी बातचीत करके एक एंड गोल तक पहुंचना है, उसको हम लोग ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। और प्रॉब्लम्स क्या होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स ही होती है उसमें। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि तुमने ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो स्पेसएक्स का कोई मंगल ग्रह पे रॉकेट नहीं लॉन्च कर दिया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नॉर्मल चीज़ें हैं। जितना जीवन में किस रूल लगाओगे, कीप इट सिंपल स्टूपिड, उतना तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है फौज में रेकमेंड होने की, एसएसबी में रेकमेंड होने की। फिर क्या होता है, फिर हम बोलते हैं कि थोड़ा सा हम आपके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं और कुछ चीज़ें आउट ऑफ बाउंड्स कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल कोर्स बना रहे हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, लेकिन सारा ग्रुप एक साथ है। फिर बाद में ऑब्स्टिकल कोर्सेस सेम ही रहेंगे, लेकिन मैं ग्रुप के साइज को छोटा कम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मैं बस खाली ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप विभिन्न प्रकार के ग्रुप साइज में, अलग अलग टाइप के सेटिंग्स में आपका रिस्पॉन्स क्या है। अगर आपका रिस्पॉन्स सेम है, आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो एक अच्छे लेवल पे, मतलब आपके अंदर कोई भी चीज़ झूठी नहीं है, आपने फेक नहीं किया, आपने कोई शो पुटअप नहीं किया, आप ओरिजिनल हो, उसका मतलब ये है। इसीलिए ये डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट टाइप्स के टास्क और उसकी सेटिंग्स है। मुझे ये देखना है, कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको, शुरुआत से लेके आखिरी तक, और हर एक टास्क का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। तो जितना जीडी का वैल्यू है उतना ही वैल्यू कमांड टास्क का है, उतना ही वैल्यू पीजीटी का है, उतना ही वैल्यू लेक्चरेट का है और उतना ही वैल्यू फाइनल ग्रुप टास्क है। सारे 9 टास्क का इंपॉर्टेंस इक्वल है। सर आपका जो पोर्शन है, जो 5 दिन का प्रोसेस है, उसमें 2 दिन आपके निकल जाते हैं। आपके जो बताते हैं ना लास्ट में कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ,
कॉन्फ्रेंस में, कई बार कॉन्फ्रेंस में जब बैठते हैं तो उस समय किसी किसी बंदे को वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी कुछ लोगों को कुछ नहीं पूछा जाता है। और जो कुछ नहीं पूछा जाता है उसमें से सिलेक्शन वाले भी होते हैं और रिजेक्शन वाले भी होते हैं। लेकिन जिनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं ये बंदा बॉर्डर लाइन पे था। ऐसा क्या है? देखो, मान लो कि वो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल वो एक बॉर्डर ही है सब कुछ। अब कोई बंदा उसको पार कर गया तो उससे क्या ही पूछना है, कर दो रिकमेंड, बात तो ये हो गई जी। जो उसके पहले रह गया है, काफ़ी दूर है उससे क्या ही पूछना है, तू भाई जा जी। अब जो उसके पास में आके खड़ा हो गया, पर किसी एक असेसर को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डाउट आ गया, उसने बोला मेरे को ये पर्टिकुलर क्वालिटी में यहाँ पे ये डाउट है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो जीटीओ भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि तीनों का वीटो पावर है। जी। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, तीन में से कोई भी एक अगर ना बोल देगा ना तो वो रेकमेंड नहीं होगा। तो वो ना है। ना मतलब ना, एक के बोलने पे ना है। अब वो ना इररिस्पेक्टिव ऑफ सीनियरिटी इन सर्विस है। मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक मेजर जनरल है और जीटीओ एक लेफ्टिनेंट कमांडर भी हो सकता है, और लेफ्टिनेंट कमांडर ने ना बोला तो ऐसा नहीं कि मेजर जनरल का उस पर कोई पावर है कि नहीं नहीं तू रेकमेंड करेगा, या कॉमोडोर का कोई पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वीटो पावर का मतलब ये होता है। तो अब किसी एक पर्टिकुलर असेसमेंट के बाद में किसी एक असेसर को कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे डाउट आता है, तो वो वहाँ से कोई क्वेश्चन उठाता है, तो कॉन्फ्रेंस में जो ऑफिसर कैंडिडेट से बात करता है वो उसको कॉन्फ्रेंस इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस आयो होता है। वो जिस ऑफिसर ने आपका इंटरव्यू लिया है उससे वो कोई दूसरा होता है। ओके। वो बंदा आपसे बात नहीं करता। कॉन्फ्रेंस आयो कोई और व्यक्ति है, कोई दूसरा ऑफिसर है। तो कॉन्फ्रेंस आयोग को असेसर्स अपना क्वेश्चन देते हैं, मुझे इस पर्टिकुलर क्वालिटी में कहीं पे कुछ डाउट लगा जी, तो रिकॉन्फर्मेशन करने के लिए आप उसको इस चीज़ पे प्रूव करो। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जनरली ये सिचुएशन बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपने ऑलरेडी पिछले 4 दिन में किया है, क्योंकि एसएसबी सिचुएशन बेस्ड पर्सनालिटी असेसमेंट है। वो कोई क्वेश्चन आंसर लेकर के नहीं है जैसे 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हो गया या MBTI हो गया, नहीं। हम ये देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो मैं सोचता हूँ वही मैं बोलता हूँ, वही मैं करता हूँ, मेरा मनसा वाचा कर्मणा सिंक होगा क्या जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा वॉलेटाइल अनसर्टन कॉम्प्लेक्स एम्बिग्यूअस सिचुएशन में, जिन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं वहाँ पहुँच गया तो उसके बाद में मेरे ऊपर स्ट्रेस जनरेट होने वाला है, मेरे ऊपर एंग्जाइटी आएगी, मेरे पे प्रेशर आएगा, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। फिर भी मुझे दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है, इसमें से बाहर निकलना है, तो मेरा MVK मनसा वाचा कर्मणा सिंक होना चाहिए विद अ स्माइल ऑन माई फेस। तो बात ये है। तो वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉर्डर लाइन वाले, वो इसी को लेकर के होते हैं कि हाँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके पूछा गया था तो वो जिस चीज़ को लेके पूछा गया था उसके करस्पॉन्डिंग कोई क्वालिटी है, वहाँ पे किसी असेसर ने कुछ डाउट दिखाया, तो किसी ने डाउट दिया, भाई नहीं नहीं डाउट है सर, तो कोई जीटीओ ने बोल दिया नहीं नहीं सर यहाँ पे कुछ डाउट है, अच्छा ठीक है, कॉन्फ्रेंस आयो प्रूव कर लेगा। उसके बाद में उससे पूछते हैं क्या है, कम अप करना है, रेकमेंड करना है कि नहीं करना है, तो बोलेगा हाँ तो हाँ, नहीं सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ना तो ना, ऐसा है। तो उस डाउट को दूर करने के लिए वहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन 100%, और वो जो प्रोबिंग होती है वो पूरे बोर्ड के सामने प्रोबिंग होती है। फिर सब लोग देखते हैं कि कुछ तो बोल रहा था सर, ऐसा तो नहीं बोल रहा था, क्योंकि याद रखना हमेशा कॉन्फ्रेंस में बेनिफिट ऑफ डाउट सर्विस का ही होगा। लिमिटेशन वाला या गलत, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अंदर, दोनों भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकते। डाउट हमेशा, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा सर्विस को ही जाएगा। तो सर अगर एक बंदे को लैंग्वेज ठीक से नहीं आती है लेकिन वो आपके फ्रेम में आ रहा है, प्रॉपर लैंग्वेज में वो कम्युनिकेशन एक इंग्लिश में नहीं कर पा रहा है, तो ये तो वो बाद में भी सीख सकता है, क्या उसके सिलेक्शन के चांसेस हैं? बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रिकमेंडेशन होता है, लेकिन फिर
ऐसा हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में काफ़ी नीचे नाम आएगा। हैविंग सेड दिस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पावर ऑफ कम्युनिकेशन जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, उसके डेफिनेशन में अगर आप बोलो तो मैं डेफिनेशन बता सकता हूँ। एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस आइडियाज विथ एडिक्वेट ईज एंड क्लैरिटी, ये बोलते हैं। ठीक है, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की डेफिनेशंस जो है प्लस जो जीटीओ की ब्रीफिंग है ना, ये कंठस्थ होनी चाहिए आपको। यहीं दिल्ली में ही आना पड़ता है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, तिमारपुर, नई दिल्ली, वहीं पे कोर्स होता है ये। तो पहला प्री रिक्विजिट यही होता है, जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, इनको OLQs की डेफिनेशन याद होनी चाहिए और सारी ब्रीफिंग्स याद होनी चाहिए। जो आप टास्क करा रहे हो, कोई टेस्ट करा रहे हो, तो उसके पहले जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो सारे बोर्ड्स 21 बोर्ड्स है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, तो ये आपको वर्बैटिम मतलब कंठस्थ है, बोलना ही है, ऐसे ही बोलना है। सारे SSS बोलेंगे ये, इसीलिए बोलते हैं भारतीय नौसेना में केवल 18 ही GTO है बाय द वे। तो जब आपने मेरे को पूछा ये इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, तो डेफिनेशन में इंग्लिश के बारे में कुछ है नहीं, बट हम लोग ब्रीफिंग्स में बोलते हैं द लैंग्वेज टू बी यूज्ड हियर इज इंग्लिश, हाउएवर इफ यू गेट स्टक यू मे स्पीक इन हिंदी बट डू रिवर्ट टू इंग्लिश एज सून एज यू कैन, हम ऐसा बोलते हैं। तो भाई आप अंग्रेजी में बात कर रहे थे, अब आपको अपने मन में क्या इमोशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास वर्ड नहीं, आप भूल गए, तो आपने उसको हिंदी में बोल दिया, लेकिन आप अगेन यू हैव टू कम बैक टू इंग्लिश। एक बार आप हिंदी में स्विच हो गए और आप वापस इंग्लिश में आ नहीं पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने ब्रीफिंग में इंस्ट्रक्शन दिया है स्विच टू इंग्लिश बैक। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सोचिए, इन यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, बट अगर थोड़ा सा कोई इशू है, छोटा मोटा है, तो समय के साथ वो इम्प्रूव किया जा सकता है अगर आपके पास रीडिंग हैबिट है तो। तो इसलिए हम भी क्या बोलते हैं, जब आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो बुक रिव्यूज़ लिखने के लिए टास्क मिलता है ऑफिसर्स को, हर महीने एक बुक रिव्यू लिखना है। आप यंग ऑफिसर्स हो, यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे हो, वायोस कोर्स कर रहे हो, या फिर कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, स्टाफ कॉलेज चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, तो और उसके बाद में सर्विस राइटिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, चिट्ठी बनानी है, लेटर्स बनाने हैं, तो टास्क मिलता है सुपीरियर से, सीनियर से, ये बुक का रिव्यू चाहिए, वो बुक का रिव्यू चाहिए, किताब पढ़ो, रिव्यू लिख के दो। रिव्यू तभी लिखेंगे जब वो बुक को स्टडी करेंगे, और उसके बाद में लैंग्वेज खुद की ही तो होगी ना, अपने आप लैंग्वेज इंप्रूव होगी। ये इसीलिए कराते हैं ताकि लैंग्वेज इंप्रूव हो। तो स्कोप है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लैंग्वेज चल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट का मौका देते हैं और ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं पे लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी अवेलेबल है। ऐसा है कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा पुअर नहीं होना चाहिए। बट ये मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में नाम काफ़ी नीचे आ जाए, आ सकता है। हाँ। वेटेज जो है, जो वेल नॉन इंग्लिश वाला कैंडिडेट है उसको मिलेगा, मिल जाएगा। सर। और कुछ चीज़ें सर जो आप शेयर करना चाहते हो और जो बताना चाहते हो? देखिए, SSB में सबसे ज़्यादा लोगों को क्या लगता है ना कि रस्सी फट्टा बल्ली, अरे रस्सी फट्टा बल्ली आ गया तो टास्क कैंटिलीवर बनाना है, ये करना है, वो करना है, सब बिल्कुल। तो अब मेरे को नेवी मैंने छोड़ी थी 2021 में, रिटायर हुआ था मैं सर्विस से, तो उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में तो आ ही गया। कॉर्पोरेट में कुछ समय बिताया मैंने, मैं कुछ सीनियर मैनेजर था, ग्लोबल सप्लाई चेन लीडर, ऑपरेशंस लीडर एंड सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का काम देख रहा था मैं एट अमेज़ॉन गो US, अमेज़ॉन US। बट पैरेलली एक शौक था मेरे को, बच्चे पढ़ा के देखते हैं, क्योंकि एक सेलर था जो मेरे साथ सर्विस किया था SSB कोलकाता में, फिर वो सिस्टम से बाहर चला गया, मैं आ गया, मैं बाहर हो गया, रिटायर हो गया। तो ये सेलर मेरे साथ सर्विस किया था SSB कोलकाता बनाने के टाइम पे, तो ये मेरे को बोलता था, सर मुझे पढ़ाओ आप थोड़ा सा, मेरा छोटा भाई भी है, इसको भी NDA जाना है। और एक लड़का था जो मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो किया था कि सर आपसे पढ़ना है एक बार। क्यों? क्योंकि आप मेरे GTO थे कहीं पे, किसी SSB आया होगा SSB, तो जानता हूँ सर, मैं आपको अपनी बार लिया है, मुझे तो याद नहीं है, मैंने 12,500 से ज़्यादा बच्चों का असेसमेंट कर रखा है जब मैं बोर्ड्स में था। तो मेरे ये 3 पहले स्टूडेंट्स आए मेरे पास, एग्जैक्टली 4 जुलाई 2021 से मेरी पहली बैच स्टार्ट हुई, स्टूडेंट्स आए, तो इनको मैंने पढ़ाया। ये तीनों की तीनों आज सर्विंग ऑफिसर्स हैं।
एक एयर इलेक्ट्रिकल है MiG-29 पे, एयर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट पे, और उसका छग्गा छोटा भाई वो आर्मर्ड में कमीशन हुआ है, NDA में BCA था। और तीसरा जो था वो नेवी में 17 बार कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद में 17 बार SSB से रिजेक्शन लेके 18th टाइम नेवी में रिकमेंड हुआ मेरे से पढ़ने के बाद, और बाद में नेवी पसंद नहीं आई, छोड़ दिया, फिर आर्मी ज्वाइन किया, EME में कमीशन हुआ, फिर EME से पैरा के लिए ऑप्ट किया। आज के डेट में इज अ पैरा कमांडो, यूनिट का नाम नहीं बोलूँगा। तो सर कितना SSB दे सकते हैं? जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि इतना बार SSB हो गया तो अब आप नहीं दे सकते? अभी तक ऐसा कोई पॉलिसी है नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाना चाहिए ये पॉलिसी बाय द वे। तो क्योंकि कई लोग ना प्रैक्टिस करके रट्टाफिकेशन करके कई रिपीटर्स को कैसे देखना है हमें असेसर्स को बहुत अच्छे से पता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिपीटर हो तो आप रट्टा मार के चले जाओगे, तो हम फिर कुछ एक नई गूगली सिचुएशन डाल देंगे। जितनी उसकी उम्र है उतनी तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर की लेंथ ऑफ सर्विस है जी। तो हमें पता है उसके ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं होंगे ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर के। जो GTO वहाँ पे बैठा है ऐसे ही नहीं बैठा होगा ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि मतलब जो आप पूछ रहे थे, तो ये मेरे पहले 3 स्टूडेंट्स थे, अभी तीनों के तीनों सर्विंग ऑफिसर्स हैं। तो ये पढ़ाने का फिर मेरे को थोड़ा चस्का लगा कि यार ट्राई करके देखते हैं सच में पढ़ा सकता हूँ क्या। वैसे मेरी मम्मी टीचर ही थी, इंग्लिश टीचर ही थी। तो पढ़ाना स्टार्ट किया। तो आज अब 2026 में लगभग 550 के आसपास या थोड़े से उससे ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स पढ़ा दिए इंटीग्रेटेड SSB वर्चुओसोस में। ISV जो मेरे जहाज़ का नाम था, इमीडिएट सपोर्ट वेसल्स, उसी का इंटीग्रेटेड SSB वर्चुओसोस मैंने वही बना दिया। तो यही मेरा ब्रांड है जिसके अंडर मैं बच्चे पढ़ाता हूँ। 190 स्टूडेंट्स मेरे सर्विंग ऑफिसर्स हैं। वाह सर। ठीक है, 190। अब बहुत लोगों को क्या लगता है ना GTO ग्राउंड पे क्या होगा, और कुछ जेन्युइन एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमीज है, SSB ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में जो जेन्युइन है, जो DIPR सर्टिफाइड असेसर्स की चलाई हुई है। बाकियों का तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो DIPR से सर्टिफाइड लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली SSB का असेसर का ट्रेनिंग लिया और SSB में नौकरी भी करी, और वो लोग भी कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कुछ जेन्युइन लोग हैं भारत में। तब उनके पास GTO ग्राउंड्स है, ज़मीनें हैं, बना दी उन्होंने, मेरे पास थी नहीं। अब हर कोई उस ट्रेनिंग को लेने के लिए वहाँ तक जा नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर जा भी नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिजिटल 3D GTO ग्राउंड बना दिया जिसके पेटेंट के लिए मैंने अप्लाई किया। तो अब मैंने एक वर्चुअल GTO ग्राउंड बनाया है कि अगर आप GTO ग्राउंड तक नहीं पहुँच सकते तो मैं आप तक GTO ग्राउंड पहुँचा दूंगा। तो आई मेड अ वर्चुअल GTO ग्राउंड, उसी पे मैं बच्चे पढ़ाता हूँ। और लिटरली फिजिकल रस्सी फट्टा बल्ली की ज़रूरत है ही नहीं, दिमाग की बात है। ज़मीन पे एग्जीक्यूट करने से पहले चीज़ें दिमाग में एग्जीक्यूट होती है। यही एक ऑफिसर और यही एक लीडर की डेफिनेशन है। गोली चलाने से पहले कहाँ, कितनी, कैसे, कब, क्या चलाना है, क्या करना है, ये पहले पेपर पे प्लान होता है। आपने देखा होगा सर्विस में। बिल्कुल। उसके बाद ही गोली चलाई जाती है। सेम ही चीज़ है, रस्सी फट्टा बल्ली सेम ही चीज़ है। तो सर आप ये जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप तक कैसे पहुंचा जाए? सिंपल है, ssbwithisp.in वेबसाइट। ये तो अभी आप मुझे बता रहे हैं, मैं जानता हूँ, कुछ लोग जानते हैं, लेकिन आम जन जो हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ आज 10 करोड़ 20 करोड़ तो होंगे जो सर्च कर, वो कैसे पहुंचे आप तक? कुछ नहीं, ईमेल है, कॉलिंग नंबर्स है, व्हाट्सएप नंबर्स है, मेरे वेबसाइट पे सब कुछ है, इंस्टाग्राम चैनल्स है। मेरा नाम लिख दोगे निखिल कुमार चंद्रकला तो सारा कुछ डिटेल आ जाएगा। मेरी लिंक गूगल पे सर्च करने से बस सिर्फ नाम लिखना है मेरा, निखिल कुमार चंद्रकला, या फिर SSB विद ISV सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड विथ ISV इंटीग्रेटेड SSB वर्चुओसोस। कुछ नहीं तो ISV भी लिखोगे, SSB विथ ISV, इतना ही लिख दोगे तो सब कुछ आ जाएगा। या तो वेबसाइट है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये उन लोगों को बताना है कि भाई आप यहाँ जाइए, ये आपका भविष्य है। आप अगर एस्पिरेंट हैं, आप चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। और मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे पास सारे रिपीटर्स ही आए हैं मैक्सिमम,
और ऐसे भी लोग आते हैं मेरे पास, साहब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं यहाँ पढ़ के आया, वहाँ पढ़ के आया, ये करके आया, वो करके आया, ऐसा करके आया, वैसा करके आया, तो उसके बावजूद भी सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वो मेरे पास में आया और फिर बाद में उसको रियलाइज, सर मैंने ये गलती करी थी, वो गलती करी थी, अब मेरे को समझ में आया सर आप सही बोल रहे हो, और उसके बाद जाके रिकमेंड हुए। ऐसे बहुत हैं मेरे स्टूडेंट्स। और ख़ास करके आप सोचिए कि 60:40 का रेशो है, 60 ग्रेजुएट्स और 40 10+2 एंट्री वाले। तो ये जो ग्रेजुएट्स है ये तो अपने कॉलेज में हो सकते हैं फाइनल ईयर में, या फिर ये कहीं पे काम भी कर रहे हो सकते हैं सर्विस में रहते रहते, सॉरी अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करके। तो इनको ऐसा ज़रूरी नहीं, मौका नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है कि इनको मौका मिलेगा कि ये किसी दूसरे शहर में जाके कहीं पे जाके एसएसबी ट्रेनिंग उतना अपने ऑफिस से छुट्टी लेके यहाँ वहाँ जाके कुछ करे। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही हम्बल सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हैं, तो शायद वो कोचिंग अफोर्ड ना कर पाए। और ऑथेंटिक कोचिंग भी चाहिए, क्योंकि हर कोई पढ़ाने वाला जो एसएसबी का मार्केट में है, हर कोई तो एसएसबी असेसर नहीं रहा है, या हर कोई तो DIPR सर्टिफाइड नहीं रहा है, या फिर ये चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ, हर किसी ने बोर्ड तो नहीं बनाया है। मैंने तो एसएसबी कोलकाता बनाया है जी। तो वो किफ़ायती दाम में मैं GTO ग्राउंड ही उठा के अपने फ़ोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो। एंड इतना ब्यूटीफुली समझ में आता है कि एग्जैक्टली GTO ग्राउंड में होता क्या है। कुछ ऐसे भी हैं जो जॉब में हैं, उनको उनके ऐसा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि उनको स्पेयर नहीं किया जाता। हाँ। और जो सर्विस में रहते हुए करना चाहते हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत लोग हैं, जैसे अपने PCSL एंट्री वाले, CW वाले, SD लिस्ट वाले, ACC वाले हो गए। तो ये लोग कहाँ से? तो इन लोगों के लिए आपके फ़ोन में, मुट्ठी में, हाथ में GTO ग्राउंड है, देख के समझ में आएगा एग्जैक्टली करना क्या है। तो आपके प्लेटफॉर्म पे खर्चा क्या है? ओके, सो नहीं, जैसे आप SSB विथ ISV, इंटीग्रेटेड SSB वर्चुअल सोर्स, जैसे आप पूछ रहे थे, तो कॉस्ट ऑफ द कोर्स इट इज़ 12,499 प्लस 18% GST सर मेरे इंस्टीट्यूट में। पर ये मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि ऑथेंटिक SSB मेंटरिंग इंस्टीट्यूट जितनी भी है, उसमें सबसे कम कॉस्ट ऑफ द कोर्स मेरे ही इंस्टीट्यूट का है जी। ये मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। एंड डिजिटल GTO ग्राउंड है जो तो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। आपको GTO ग्राउंड तक आने की ज़रूरत नहीं है और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है जी। ठीक है, बस भागते दौड़ते रहना घर पे, दैट मच इज़ एनफ। बाकी की सारी चीज़ें ये मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्लियर हो जाती है। सारे मेरे 190 स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़े हैं। ओह, सारे टोटल के सारे स्टूडेंट्स जो मेरे 190 अभी जो रिकमेंडेड सर्विंग ऑफिसर्स है, या तो कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी जी, मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है इसी फॉर्मेट में ही पढ़े हैं, ऑनलाइन, यही वर्चुअल GTO ग्राउंड एंड ऑल दैट। बस तो ये अच्छा भी है सर, क्योंकि बंदे को ट्रेवल करके कहीं जाना भी नहीं है, अपने वहीं से वो स्टडी कर सकता है और वहीं से प्रिपरेशन करके तैयारी कर सकता है। एग्जैक्टली। एंड उसको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि GTO ग्राउंड में एग्जैक्टली करना क्या होता है जी। क्योंकि फुल फ्लेजेड GTO ग्राउंड जो है ऑथेंटिक, वो केवल बोर्ड्स में ही होंगे, SSBs है AFSBs में ही होंगे जी जी। और बनाना कैसे वो केवल GTO को ही पता होगा। तो कोई ऐसे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनके पास 100% वैसे GTO ग्राउंड्स होंगे भी नहीं। हाँ, कई लोगों ने तो छतों पे बना रखे हैं, कई लोगों ने ग्राउंड देखे हैं, मैं भी गया हूँ। जिसको जहाँ स्पेस मिल गया उसी में एक दो और नमूना के तौर पे बना रखे हैं, पूरे तो है नहीं। हाँ, प्लस जो कुछ टास्क होते हैं जैसे PGT हो गया, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, ये टास्क सारे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब GTO इसको खुद अपना दिमाग लगा के बनाता है जी। तो अब वो GTO की कला है, वो GTO को ही पता है कि इस टास्क से क्या बिहेवियर मैनिफेस्टेशन आना चाहिए, क्योंकि टेस्ट रस्सी फट्टा बल्ली का नहीं है जी, टेस्ट तो पर्सनैलिटी का है। तो आप इस टास्क को करेंगे तो आप पे कैसे स्ट्रेस पड़ेगा, कैसे आपको फ्रस्ट्रेट किया जाएगा, क्या डिफ़िकल्टी लेवल्स होंगी और क्या आपके बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस बाहर आएंगे, ये तो केवल GTO को ही पता है। तो मेरे डिजिटल GTO ग्राउंड को जो मैं VTX बोलता हूँ, वर्चुअल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, VTX, बिल्ड टू प्रिपेयर नॉट कोच,
इस पे ट्रेडमार्क है मेरे पास, ओके। VTX बिल्ड टू प्रिपेयर नॉट कोच, और इस पे मैंने पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया है। तो इट्स अ लीडरशिप ट्रेनिंग कम लीडरशिप असेसमेंट टूल है जी। तो लीडरशिप का ट्रेनिंग भी होता है और लीडरशिप का असेसमेंट भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है और किफ़ायती दाम में भी है। इसलिए इसके साथ फ़ायदा ये भी होगा कि वो ट्रैवल का भी पैसा बचेगा, कहीं रुकेगा उसका एकोमोडेशन का भी बचेगा, खाने का भी बचेगा, सारा पैसा सेव होगा। हाँ। और अपने घर से ये सही तरीके से और जो ऑथेंटिकेटेड तरीके से चीज़ें वो समझ में आएंगी। करेक्ट। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, एक अच्छा IQ वाला बंदा है, IIT के लिए तैयार किया है, पढ़ाई कर रहा है, 91-95% है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो आप सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं? कौन सा क्राइटेरिया है सिलेक्शन का? अच्छा देखो, मान लेते हैं कि मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही पता लगता है कि कितना ट्रस्टवर्दी है और कितना लॉयल्टी है उसमें। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर क्वालिटी है जी। और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं नॉलेज, बेसिक इंटेलिजेंस, सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, हम वैसे सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, हम वैल्यू किस चीज़ को देते हैं? सब्जेक्ट नॉलेज, बेसिक इंटेलिजेंस को जब हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऑफ वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी में, जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जी। तो अभी प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, बेसिक इंटेलिजेंस है। अब आप बोल रहे हो जैसे 95% JEE तैयारी वगैरह कर रहे हैं, बेसिक इंटेलिजेंस बहुत हाई है भाई, बहुत आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये वो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी पुअर है। ऐसे लोगों को हम लोग फौज में नहीं लेते। और नॉलेज कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पुअर है, ऐसे तो लोग गधे हैं, वो तो जाएंगे ही नहीं। ये तो ना फौज के किसी काम के ना किसी और चीज़ के हैं। अब अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग हमें फौज में चाहिए। अगर ये आते हैं तो ये तो 100% रिकमेंड होंगे ही होंगे। लेकिन नॉलेज थोड़ा कम भी है लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है ना, ऐसे लोग भी 100% रिकमेंड होते हैं। क्योंकि बेसिक इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए हमारे पास में भारत के सबसे अच्छे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। जी। फौज के जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, अलग अलग आर्म्स की, अलग अलग ब्रांचेस की, अलग अलग सर्विसेज की, तो वो सब्जेक्ट नॉलेज तो हम ट्रेन करके बढ़ा ही देंगे। लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट अगर बहुत ज़्यादा है, नॉलेज थोड़ा कम भी है, तब भी चल जाएगा। ऐसे लोग भी 100% रिकमेंड होते हैं। असली तो यही बने फौज के लिए। हाँ, यही लोग हैं। अच्छा, तो SSB में जब एक कैंडिडेट आता है, आप उसके ऊपर किस तरीके से स्ट्रेस डालते हैं? रूल रेगुलेशन के हिसाब से या टाइम बाउंड के हिसाब से, ताकि उसकी ओरिजिनलिटी निकल के सामने आए? देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं कि एक इंसान है, तो सपोज ये एक इंसान है, तो ये अपना रियल सेल्फ ना कभी किसी को दिखाते नहीं है। हम अपना रियल सेल्फ वैसे भी किसी को नहीं दिखाते। हम अपने ऊपर एक चादर ओढ़ के रखे, जिसको हम सुपरफिशियल विनीर, एक कवच पहन के रखा है हमने, अपना ओरिजिनल सेल्फ किसी को दिखाते नहीं है। अगर मेरे को किसी का ओरिजिनल सेल्फ बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हथौड़ा मार के उसको तोड़ना कवच को, ताकि उसका ओरिजिनल सेल्फ बाहर निकाले। तो ये हथौड़ा बेसिकली स्ट्रेस है। अब ये स्ट्रेस पैदा कैसे करेंगे? स्ट्रेस को पैदा करने के लिए दो चीज़ें अनिवार्य है, रूल्स रेगुलेशंस एंड टाइम बाउंडेशन। अगर मैं आपको कुछ काम करने के लिए दूँ और मैं बोलूँ कि आप बिल्कुल कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप खुला सांड बन के घूमोगे इधर उधर। अगर मैंने आप पे रूल्स रेगुलेशंस डाल दी, लेकिन अगर आपके पास में अनलिमिटेड टाइम है, फिर भी आप तो देखेंगे ना, जब होगा तब होगा, कैजुअल हो जाएंगे। कैजुअल हो जाएगा, बहुत एटीट्यूड। तो मुझे टाइम बाउंडेशन लानी पड़ेगी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। अब जो टास्क दे रहा हूँ वो अननोन होना चाहिए, जो आपको पता नहीं है, जहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है, तब स्ट्रेस जनरेट होगा। ये स्ट्रेस जनरेट करने का तरीका है। और एक करते कैसे है? थ्रू डिफरेंट टेस्ट्स एंड थ्रू डिफरेंट टास्क SSB में। तो ये होता है स्ट्रेस जनरेट करने का तरीका, और इसी से ओरिजिनलिटी निकल के सामने आती है। करेक्ट। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है आप पे स्ट्रेस का, उतना ज़ोर से वो हथौड़ा आप पे पड़ेगा, अपना रियल सेल्फ आपका बाहर आएगा। अब वो कवच जितना बड़ा है उतने जल्दी है और उतना ज़ोर से ये हथौड़ा पड़ेगा। ये कवच आपका जितना छोटा है, आपका रियल सेल्फ जैसा का वैसा है। आप जैसे हो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, SSB में आप वैसे ही रहते हो।
कुछ आप शो पुटअप नहीं कर रहे, कोई कवच ओढ़ के नहीं गए, तो ये स्ट्रेस का आप पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो आप वैसे ही रेकमेंड हो जाओगे। बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल दे के समझाया। हाँ। और ये बात भी सही है सर। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक अच्छा इंसान कैसे बने, इससे संबंधित एक आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्या सभी को जीवन में एक बार एसएसबी की ट्राई करनी चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए? 100% जीवन में एक बार एसएसबी तो पक्का देना चाहिए। देखो वो एक मैंने कहीं पे ना फेसबुक पे, कहीं सोशल मीडिया में किसी एक सीरीज का कुछ एक वो देखा था, कट देखा था, जिसमें वो बोलता है कि इतने लाख लोग आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए अपियर करते हैं, जेईई का एग्ज़ाम एडवांस्ड तो सबसे डिफ़िकल्ट रिटन एग्जामिनेशन है, ये है वो है, फिर सिविल सर्विसेज का रिटन एग्जामिनेशन, आईएएस आईपीएस, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट रिटन एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो यूपीएससी एनडीए और सीडीएस भी कंडक्ट करता है, फिर एफकैट भी है, लेकिन वो रिटन एग्ज़ाम इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, वो थोड़े से कम है, क्योंकि फिर यूपीएससी में प्रीलिम्स के बाद मेंस भी है सिविल सर्विसेज में, फिर उनका एक कर्सरी इंटरव्यू होता है। लेकिन उस रील में वो बोलता है भाई सबका बाप इंटरव्यू जो है ना वो है एसएसबी जी। एक बार जीवन में एसएसबी दो, तुम्हें झटका लगेगा कि तुम क्या हो, पता चल जाएगा एक ही झटके में कि तुम में वो है कि नहीं है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि लाइफ में एक बार सबको एसएसबी देना चाहिए, एक बार तो अप्लाई करना चाहिए। आके तो देखो, क्या पता रेकमेंड हो गए तो तुम्हारे ऊपर है ज्वाइन करना है नहीं करना है, और क्या पता मन बदल गया ज्वाइन करना है तो जिंदगी बदल जाएगी जी, है ना। तो एक बार तो लाइफ में एसएसबी देना चाहिए। सर आए दिन बड़े बड़े घोटाले सुनने को मिलते हैं, और पता चला अभी सिविल सर्विसेज में जो लोग आते हैं रातों रात पता नहीं कहाँ से इतने बड़े करोड़पति और क्या क्या बन जाते हैं। क्या अब आप महसूस करते हैं एक ऐसा सिस्टम जैसे सेना में अफसर्स के लिए एसएसबी रखा है, क्या इसी को इनके लिए आईएएस अधिकारियों के लिए, यूपीएससी एग्जाम को देने जाने वालों के लिए एसएसबी से एक बार गुजरना चाहिए? देखिए कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी में अनिवार्य नहीं है आईएएस के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल फैक्टर 4 जो हम बोलते हैं लिम्स जी, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आईपीएस के लिए है। तो और ख़ास करके जो ये यूनियन टेरिटरी या फिर जेएनके कैडर वाले आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, और अगर मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ तो जहाँ तक मुझे पता है, जो स्टोरीज़ मैंने सुनी है सर, पहले ऐसा था कि जो डीआईपीआर के सर्टिफाइड असेसर्स थे वो कुछ लोग शायद कभी सिविल सर्विसेज के पैनल में रहे हैं, डीआईपीआर के ही लोग, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के ही लोग असेसमेंट के लिए, क्योंकि उनका सेट ऑफ उनका जो डोमेन ऑफ वर्क है, जिस तरीके से उनको ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना है, तो उन्हें क्या सर्टन क्वालिटीज़ देखनी है, प्लस उसमें रिजर्वेशन भी है सिविल सर्विसेज में, डिफेंस सर्विसेज में रिजर्वेशन नहीं है जी, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा ना कि गोली लगी तो भी रीसेट बटन दबा देते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो वन वे डोर ही है जी। तो ऑब्वियसली तो नेशनल सिक्योरिटी मोस्ट एबल पर्सन के हाथ में ही जानी चाहिए, वहाँ पे कोई रिजर्वेशन की बात ही नहीं आती, और ये ऐसा ही रहना चाहिए और ये ऐसा ही रहेगा जी, जो डिज़र्विंग है वो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जहाँ तक ये स्टोरीज़ मैंने सुनी है, जब मैं डीआईपीआर में था तो ऐसा था कि कुछ लोग थे उस टाइम पे, शायद से डीआईपीआर के कुछ क्वालिफाइड साइंटिस्ट या उस टाइम के एक्स एसएसबी असेसर्स जो उन ज़माने में रहे होंगे, आज से काफ़ी साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी, वो शायद कभी सिविल सर्विसेज के पैनल में थे, ऐसा मैंने सुना है कभी सर, कुछ था। आज प्रेजेंट डेट में तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आ सकते हैं, आना चाहिए, अगर आएंगे तो वी डोंट नो, आई मीन इट विल बी रियली ग्रेट, इट्स एन एक्सपेरिमेंट प्रोबेबली, बट हाँ अच्छा खुलासा आ सकता है, बिकॉज एसएसबी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं है, वहाँ पे कोई टाउटिंग नहीं है, वहाँ पे तुम क्या हो बस उस चीज़ की वैल्यू है। तो
अगर ऐसा हुआ तो इट इज़ अ वंडरफुल साइट टू सी कि कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहा है लेकिन वो गुजर रहा है एसएसबी जैसे एक सिस्टम से, तो वो तो एक एसिड टेस्ट है पर्सनालिटी का। एसएसबी तो एक एसिड टेस्ट है जी। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, दाव पे क्या लग रहा है, जान। जान जब दाव पे लग रही है तो द टेस्ट इज अ एसिड टेस्ट। तो ये देश के लिए अच्छा होगा। हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट के दौर पे अगर कोई करके देखना चाहे तो मतलब बहुत ही स्माइलिंग लग रहा है मेरे को ये, बट हाँ हो सकता है, अच्छा होगा ये। सर, आप जब एज ए जीटीओ वहाँ पर ग्राउंड में हैं तो एक बंदा आपके सामने आया है, एक रिपीटर है और एक फ्रेश है। आप असेस कर पाते हैं कि ये कोच्ड है या अनकोच्ड है? जो कोचिंग लेके आता है उसका उसको कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? देखो जब बैचिंग होती है, बैचेस बनती है, बैचेस बनने के बाद में एक रोल कॉल मिलता है, बैच लिस्ट मिलती है। उसमें खाली चेस्ट नंबर, नाम और आगे एफ या आर लिखा होता है। एफ मतलब फ्रेशर, आर मतलब रिपीटर। हालांकि एक जीटीओ जो है अगर उसको अपनी टेक्निक ऑफ असेसमेंट अगर सच में अच्छे से आती है, जो कि मैं वाउच कर सकता हूँ, इसीलिए वो जीटीओ बने, अदरवाइज वो जीटीओ नहीं बनते जी। तो सारे जीटीओ अपनी टेक्निक ऑफ असेसमेंट में तो माहिर है, ये तो मैं बोल सकता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द जीटीओस जी। तो शुरुआत के 15 मिनट में ही पता चल जाता है कि कौन कोच्ड है, कौन रिपीटर है। रिपीटर्स की बैच और फ्रेशर्स की बैच वैसे ही पता चल जाती है जी। और किसने कोचिंग ले रखी है, और अगर कोई कोच्ड है भी तो भी वो कितना जेन्युइन है, ये शुरुआत के 15 या 20 मिनट में ही पता चल जाता है। ये बात उतनी ही सच है जितना सन राइजेस इन द ईस्ट और सन सेट्स इन द वेस्ट है। ये मैंने बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बोला है, लेकिन ये सच है। पता चल जाता है कि कौन कोच्ड है, कौन नहीं है, क्या है। तो फिर उसके बाद असेसमेंट करने का भी कोई नज़रिया बदलता है या प्रोसेस वही सेम रहता है? देखो, असेसमेंट का नज़रिया बदलता नहीं है। जो जैसा है असेसमेंट टेक्निक जैसे कि वैसी ही रहेगी, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट पहले स्टूडेंट को देना है, पहले कैंडिडेट को देना है, क्योंकि हमें ऑफिसर्स चाहिए। हम सिलेक्शन बोर्ड है, हम रिजेक्शन बोर्ड नहीं है जी। और 5वें दिन कॉन्फ्रेंस में बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा सर्विस को जाएगा, हमेशा सर्विस को। गलत आदमी एंड नॉन डिजर्विंग नहीं आ सकता अंदर, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये कभी नहीं होगा, कभी चेंज नहीं हो सकता ये। नाउ अब बात रही कि कोई कोचिंग लेके भी आया है, लेकिन अगर वो जेन्युइनली वो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल पे आके खड़ा होता है, और जो मैं ये स्ट्रेस, इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें, लाइवलीनेस, ये सब चीज़ों के बारे में जो सब बात कर रहा था, अगर ये सारे क्राइटेरिया वो मीट भी करता है, तो देन दैट कोचिंग हैज़ हेल्प दैट पर्सन। या मे बी वो कोचिंग का उस पर कोई इफेक्ट था नहीं, वो जो है वो जैसा का वैसा ही है, ऐसा भी हो सकता है जी। तो जो डिजर्विंग है वो अंदर आएगा ही, लेकिन जो बंदे का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कोचिंग का, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है जिस पे, तो वो बंदा तो रिजेक्ट होगा ही। क्योंकि कुछ वजह से, कोचिंग की वजह से ऐसा भी होता है कि लोग थोड़ा शो ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइमलाइट सीकिंग टेंडेंसी में चले जाते हैं। नहीं मेरे को लाइमलाइट चाहिए, जीटीओ मेरे को देख रहा है ना, हाँ थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलूँगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने, फिर कोई गूगली आएगी तो फिर बोल्ड भी हो जाएगा। तो ऐसे जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है वो पता चल जाता है हमें, इतना एक्सपीरियंस आ जाता है असेसमेंट करते करते। और ख़ास करके एक बात बताऊँ आपको जी सर, लड़कियों की बैच में ना बहुत ओरिजिनलिटी देखने के लिए मिलती है। आपको पता हो, मैं ये चीज़ मैं ऑन बिहाफ ऑफ मेरे जितने भी लेडी ऑफिसर्स कोर्समेट्स हैं उनके बिहाफ में भी ये बोल सकता हूँ। मेरी जूनियर है, वो भी अभी बोल के गई थी मेरे पॉडकास्ट पे। बाय द वे मेरा भी एक पॉडकास्ट है, रोजर दैट विद एनकेसी जी, तो उस पर एक मेरी जूनियर आई थी, कर्नल वैलेंटिना, पैरा ऑफिसर, वो भी यही बोल के गई थी, मैं भी यही चीज़ बोल रहा हूँ। क्या है, एक लड़की जब फौज ज्वाइन करती है ना, वो सिर्फ पैशन के लिए ज्वाइन करती है, सिर्फ पैशन के लिए, कि उसका पैशन है कि मेरे को देश सेवा में जाना है, मेरे को वर्दी में जाना है, मेरे को सर्व करना है, मेरे को एडवेंचर में जाना है। वो और कोई रीज़न सोच के नहीं आती एक लड़की। तो वो तो इतनी वेल क्वालिफाइड थी वैलेंटिना, मतलब वो विप्रो में कहीं पे आईटी में हाई फाई लेवल पे जॉब कर रही थी, सब छोड़ छाड़ के घर पे झूठ बोल के शी इज़ लाइक मैं एसएसबी देने जाऊँगी और रिकमेंड होगी।
तो और ये जो फर्स्ट बैच ऑफ विमेन अग्निवीर जो मिलिट्री पुलिस में ट्रेनिंग किए हैं अभी, तो उनकी ट्रेनिंग ऑफिसर भी थी। ओके सर। तो वो जो गांव-गांव से छोटी छोटी बच्चियां आई थी अग्निवीर बन के, विमेन अग्निवीर, जो भी मिलिट्री पुलिस में बाद में वो लोग कमीशन हुए, मैंने ज्वाइन किया उन्होंने फाइनली, उसमें दे वर गिवन द यूनिफॉर्म मिलिट्री पुलिस का। तो ये छोटी छोटी बच्चियां क्यों आई? सिर्फ पैशन। तो सेम चीज एसएसबी में भी लागू है। जो ये लेडी कैंडिडेट्स आते हैं उनका पैशन अलग से दिख के आता है, उनके शक्ल पे, उनके बात करने के तरीके से, उनके रहन सहन, चलने का ढंग, बात करने का तरीका, चार लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करना, कितना मुंह खोलना, क्या बोलना। तो जो रेट ऑफ रिकमेंडेशन है रिलेटिवली अगर मैं चेक करूँ ना, तो लेडी कैंडिडेट्स का रेट ऑफ रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा होता है, हायर है। हाँ, लेकिन उनकी वैकेंसीज कम होती है, इसलिए वो लोग, बहुत सारे लोग मेरिट आउट हो जाते हैं। जी जी। बट अदरवाइज एक से एक लेडी कैंडिडेट्स देखे हैं मैंने, और ऐसे ऐसे लोगों को रिकमेंड किया है मैंने कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स दैट दे विल फाइंड इन द सर्विस। तो सर वहाँ आपको सिलेक्शन करने में आसानी होती होगी और खुशी भी मिलती होगी। हाँ, और इतने सारे रिकमेंडेशंस हो जाते हैं, ओवरफ्लो होता है बैच। सर एक जिज्ञासा और है जानने की, ये जानना चाहते हैं क्योंकि मैंने कई कैंडिडेट्स से मुंह से सुना भी है कि भोपाल का बोर्ड थोड़ा सा ठीक है, हल्का है, इलाहाबाद का रिकमेंडेशन रेशियो ज़्यादा है, बेंगलोर का बोर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्या ऐसा कुछ भी है? सब न्यूमेरिकल चीज़ें है ये। देखिए एक्चुअली सबसे बड़ा मिथ ये है कि इलाहाबाद रिजेक्शन बोर्ड है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इलाहाबाद में 5 बोर्ड्स है। इलाहाबाद इज सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, प्रयागराज, तो वहाँ 5 बोर्ड्स है। बेंगलोर में 3 ही बोर्ड्स है, उसमें से 2 आर्मी के, 1 नेवी का है। भोपाल में 4 बोर्ड्स है, 3 आर्मी के है, 1 नेवी का है। तो अगर आप कलेक्टिवली देखें तो एक साथ 5 बोर्ड्स आर्मी के इलाहाबाद में है। अब क्योंकि बोर्ड ज़्यादा है तो कॉलअप ज़्यादा है, कॉलअप ज़्यादा है तो ऐसे न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिकली देखोगे तो रिजेक्शन सबसे ज़्यादा दिखता है वहाँ पे। तो ये मन का वहम है, क्योंकि 20 यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जी, इंडियन आर्मी, जिसके लिए मैं अपीयर करने गया था, मेरी दूसरी एसएसबी आर्मी की, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, मैं इलाहाबाद से ही रिकमेंड हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इलाहाबाद इज़ अ रिजेक्शन सेंटर एंड बेंगलोर आसान है और भोपाल बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक दिस। वो खाली स्टैटिस्टिकली ऐसे दिखता है क्योंकि वहाँ पे 5 बोर्ड्स है, इसलिए वो नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा नज़र आते हैं, ऐसा नज़र आता है। सर जब बोर्ड डिटेल होता है, कोई एस्पिरेंट किसी बोर्ड में डिटेल हो जाता है, तो जब वो सेंटर पर पहुंचता है, सिलेक्शन सेंटर पे, जो सिलेक्शन का जो पैनल होता है, उनको कब पता चलता है कि इस बोर्ड को वो लोग चेक करेंगे? तो जो अलॉटमेंट है वो कॉलअप सेक्शन का डे 1 पे आता है ना, वेन्यूअर, तो वहाँ पे जाने के बाद में पता चल जाता है आपको कि कौन सा बोर्ड अलॉट होगा। अब ये जनरली होता है आर्मी बोर्ड्स के केसेस में, क्योंकि ये कोलोकेटेड है। नेवल एसएसबी के लिए कोई जाएगा तो उसको नाम पहले से ही पता है, एयरफोर्स वाले का नाम तो उसको पहले से ही पता है। डिटेलमेंट ऑफ बोर्ड जो है वो सेंटर में जाने के बाद में किसी पर्टिकुलर एंट्री के लिए है, तो वो डे 1 पता चलता है आपके रिपोर्टिंग डे के दिन कि आपको कहाँ पे कौन से बोर्ड में, क्योंकि वो बोर्ड का एक हर 5 दिन का वो बोर्ड साइकिल होता है जी, 5-5 दिन का। तो कौन से साइकिल में किसका कब का क्या स्टेज 1 आएगा, उसके हिसाब से फिर वो बैच वहाँ पे अलॉट हो रही है। दैट हैपन्स ओनली इन आर्मी बोर्ड। बाकी नेवी और एयरफोर्स के बोर्ड्स लोगों को पहले से पता होते हैं। ओके सर। तो जो पैनलिस्ट होते हैं उनको कब पता चलता है कि इस बोर्ड को वो टेस्ट करने वाले हैं? नहीं, तो पोस्टिंग जो आती है असेसर्स की, वो तो बोर्ड के हिसाब से ही पोस्टिंग आती है। अगर मैं 12 एसएसबी में पोस्टेड हूँ तो मैं 12 में ही हूँ। तो कोई अगर 17 में पोस्टेड आया था तो वो 17 में ही है। ओके। वो कैंडिडेट्स को बोर्ड अलॉटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम असेसर्स का पोस्टिंग। असेसर का पोस्टिंग तो उस बोर्ड में ही है। असेसर एक बोर्ड में पोस्टिंग जो हेडक्वार्टर से निकल के आई है वो उस बोर्ड में, उसी बोर्ड में पोस्टेड है। ऐसा होता है। ओके सर। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है सिलेक्शन सेंटर्स में
कि अगर जैसे एक बोर्ड में असेसर की कमी पड़ गई, सपोज जीटीओस की कमी है, 17 एसएसबी में सपोज 850 रिपोर्टिंग हो गई, एनसीसी स्पेशल एंट्री 850 बच्चे आ गए एकदम से, मतलब तो अब तो पूरा सिलेक्शन सेंटर एक साथ लगेगा। नेवी आर्मी के दोनों बोर्ड्स और नेवी के सारे असेसर्स सब एक साथ एक ही बोर्ड में जाके बैठ के भाई स्क्रीनिंग करनी है, 850 आ गए जी, एक्स्ट्रा असेसर चाहिए। तो ऐसा क्रॉस असेसमेंट होता है, नेवी वाले आर्मी बोर्ड में जा रहे हैं, आर्मी वाले नेवल बोर्ड में आ रहे हैं, ये होता है। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो उस रिपोर्टिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई तो। और सर ऐसा भी तो होता होगा क्योंकि एक बोर्ड में एक ही जीटीओ पोस्टेड होता है या कई होते हैं? हाँ, तो एज पर एमपी मैनिंग प्लान जो हम बोलते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि 4 इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स है, 4 जीटीओज है और 3 डीआईपीआर के साइकोलॉजिस्ट है, 3 या 4, और 2 टेक्निकल ऑफिसर्स है जी। तो टीओ मतलब जो सर्विस के साइट्स होते हैं, तो जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट वाला कोर्स किया है, क्योंकि उनको कुछ ड्यूअल ड्यूटीज़ भी करनी होती है, कॉल अप ऑफिसर, ये वो ऐसा, तो उसके साथ साथ उनको फिर वो डोजियर असेसमेंट भी करना है। तो जनरल मैनिंग प्लान ऐसे होता है जनरल, क्योंकि कभी छुट्टी तो सबको जाना ही है। हाँ, तो रोटेशन उस समय रोटेट होता रहता है। तो साथियों, अभी आपने सुना यंगेस्ट जीटीओ लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल कुमार चंद्रकला जी को। सर ने बड़ी बेबाकी से सारा लेआउट, सारा सिस्टम, किस तरीके से एक कैंडिडेट को उसके ऊपर जो वो अपना मुखौटा पहन के आया है, तोड़ के निचोड़ के जो सिलेक्शन होता है, सारा प्रोसेस बताया। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, यकीन है कि ये पॉडकास्ट जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं उनके ज़रूर काम आएगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और आप चाहते हैं कि हम सर से आगे फिर कोई आपके लिए पॉडकास्ट करें, आपकी कुछ जिज्ञासा हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में निखिल सर का नाम लिखें और टॉपिक भी लिखें, ताकि हम सर से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लिए आपकी जिज्ञासाओं को दूर करें। और सर का जो वर्चुअल आपको कोचिंग का, जैसा कि मैंने बताया वीडियो में भी आप देखा होगा, प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप घर बैठे इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो, जो कि साइंटिफिक प्रूव्ड है। सर आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, व्यस्तम टाइम में से अपना समय निकाला, उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सदैव आपके आभारी रहेंगे। और मैंने एक वायदा किया है, अगर कुछ लोगों की डिमांड आती है तो हम आपके पास ज़रूर पुटअप करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिथ तोड़ सकता हूँ। और जैसे जैसे ये सारे भ्रम और मिथ टूटेंगे तो एसएसबी का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन, सिंपल लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कोई मिथ नहीं होंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप और एसएसबी, दैट्स इट। एंड बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने का और ये अवसर प्रदान करने का, ये प्लेटफॉर्म पैदा करने का। एंड एक और चीज़, सर्विंग दोज हू सर्व, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, दिल को छू गया सैनिक वेलफेयर न्यूज़। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरी टीम को, ताकि ये और ग्रो करे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।